सेशन था कल, अगर आप देखें तो 2026 के पहले दिन मजबूत शुरुआत के बाद बाजार फिसलते हुए दिखे। हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी। हालांकि जैसे तैसे निफ्टी दूसरे दिन हरे निशान में बंद हो गया। 26,100 के पार दूसरे दिन लगातार हमने देखा है कि निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। दिन के दौरान हमने 26,200 को भी अटेम्प्ट किया था। 26,197 का हमारा इंट्राडे हाई है, लेकिन वहां से हम करीब 50 अंक नीचे गिरकर बंद हुए। तो 26,150 के ऊपर भी हम सेटल नहीं हो पाया। हरा निशान जैसे तैसे हमने देख लिया। हालांकि हम ये देखें 50 में से 38 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में जाकर बंद हुए। बजाज ऑटो, इनके ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले थे, उससे पहले स्टॉक ऊपर बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस भी टॉप गेनर्स की सूची में शामिल था। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो लगातार तीसरे दिन हमने यहाँ पर तेजी बनती हुई देखी। 59,700 के पार जाकर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। 59,743 ये हमारा इंटरडे हाई था। वहाँ से केवल 32 पॉइंट नीचे, यानी कि डे हाई से ज़्यादा दूर हम नहीं बंद होते हुए दिखे। तो निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर था। बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट के आसपास की हमने बढ़त देखी, लेकिन सेंसेक्स में 32 अंकों के आसपास की गिरावट बनती हुई दिखी। नीचे कौन खींच रहा था बाजार को या प्रेशर कौन बना रहा था? एफएमसीजी इंडेक्स, आईटीसी के आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, फार्मा और डिफेंस इंडेक्स, ये कल गिरकर बंद हुए। हालांकि बड़ा तबका ऐसा है पूरे सेक्टर इंडेक्स का जहां पे हमने कल हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखी, जिसमें ऑटो लीड कर रहा था। दिसंबर के ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं उसका इंपैक्ट था। रियल्टी, मेटल, आईटी, इंफ्रा, पीएसयू एनर्जी, पीएसयू बैंक, कई इंडेक्स हैं जो कि हरे निशान में बंद हुए। लेकिन कुछ बड़े इंडेक्स ऐसे हैं, फिर बड़ी खबरें ऐसी थी खासतौर पे एफएमसीजी को लेकर, क्योंकि आईटीसी गिरा, गॉडफ्रे फिलिप्स गिरा, उसका इंपैक्ट मार्केट्स पर ज्यादा देखने को मिल रहा था। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो करीब 1700 शेयर ऐसे हैं जो कि चढ़कर बंद हुए। 1450 शेयरों में हमने गिरावट देखी। तो एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव था, यानी कि एडवांसेस के फेवर में था, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जरूर हमने देखा है कि एक आधा % के आसपास बढ़कर बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स पूरी बढ़त गवाकर सपाट बंद होता हुआ दिखा। ज्यादा इंपैक्ट कहां पे था? आईटीसी, ये स्टॉक आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 10% का फॉल यहां दिखा। गॉडफ्रे फिलिप्स तो 17% टूट गया। जो सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की कल खबर आई 1 फरवरी से जो लागू हो जाएगी, उसी का इंपैक्ट हमने इन दोनों स्टॉक्स पर बनता हुआ दिखा। आईटीसी में 6 साल, गॉडफ्रे फिलिप्स में 9 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आईटीसी तो इनफैक्ट कल अपने 52 वीक लो के आसपास ही बंद हुआ। 52 वीक लो इसने टच कर दिया था और 52 वीक लो के बेहद करीब ही हमने देखा क्लोजिंग जो है वो बनती हुई देखी। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया फोकस में है। परसों यानी कि 31 तारीख, जिस दिन कैबिनेट का फैसला आया था, स्टॉक 15% भी लुढ़क गया था। अब कल इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिर से देखिए इसमें 7.5% की हमने रिकवरी देखी। अब भैया परसों की गिरावट सही थी या कल की रिकवरी सही थी? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। खास चर्चा इसके लिए भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा लिकर शेयरों में खरीदारी थी। कल आईएफबी एग्रो में 10% का लग गया अपर सर्किट, और उसके साथ साथ अदानी ग्रुप के शेयरों में कल एक्शन था। तो साल के पहले दिन एटीजीएल और अदानी पावर ये 4 से 4.25% तक की मजबूती लेकर कल के सेशन में बंद होते हुए दिखे। तो हफ्ते का साल का आगाज बहुत ही शानदार हुआ है, जहां पर हमने मजबूती के साथ शुरुआत करी। मार्केट ऊपरी लेवल से फिसल गए। मिड कैप इंडेक्स आधे % के गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वोडाफोन आइडिया, आईएफबी एग्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कल हमने धमाकेदार मूव्स बनते हुए देखे हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज कारोबार की शुरुआत करने के लिहाज से संकेत किस तरह के हैं ग्लोबल मार्केट से, वो जरा एक बार समझ लेते हैं। 26,291 ये हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल था, जहां पे हमने कल क्लोजिंग देखी। अब गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे ना, तो गिफ्ट निफ्टी तो ये बता रहे हैं कि हम रिकॉर्ड हाई लगा सकते हैं आज। 26,340, 26,325 का लेवल है रिकॉर्ड हाई लेवल। 26,325.80 ये प्रिसाइसली लेवल है जो हमने रिकॉर्ड हाई के रूप में छुआ है। तो गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है कि आज हमारे मार्केट्स में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि 50 पॉइंट के आसपास का अंतर है निफ्टी फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी की आज की जो एक लेवल हमें दिख रहा है। तो उस लिहाज से बढ़त के साथ गैप अप ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। क्या वजह है, इतना उत्साह क्यों देखने को मिल रहा है, ये जरा समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। और बताइए क्या हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी भाई साहब हमारे इतने उत्साहित हैं? जी गुड मॉर्निंग संदीप, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो एशियाई बाजारों में निक्केई और शंघाई तकरीबन आज बंद ही हैं, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में कल भी बंद थे और आज भी बंद है। और लेकिन हैंगसेंग में जो है वो रिकॉर्ड जो है कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग तकरीबन 0.25% की ऊंचाई पर बना हुआ है, वहीं कोस्पी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार भी साल के पहले कारोबारी दिन में बंद ही रहे। वहीं यूरोपीय
बाजार भी साल के पहले कारोबारी दिन में बंद रहे। इसके अलावा अगर क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में फिलहाल फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा है, क्रूड $61 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। वहीं सोने चांदी पर सीएमई ने मार्जिन बढ़ा दिया, जिसके बाद सोने और चांदी पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सोना $4358 प्रति औंस और चांदी $72.10 प्रति औंस के आसपास बनी हुई है। जी ओके, तो छुट्टी का माहौल है, ज़्यादा एक्शन है नहीं। कल इंडिया और सऊदी अरेबिया के मार्केट्स ही खुले थे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आज हमारे जो गिफ्ट निफ्टी हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आज एक इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है, जैसा हमने कल भी देखा था। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि ये जो पूरा छुट्टी का माहौल चल रहा है ना, एफआईएस की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली नहीं रुक रही है। जितने भी हैं ना जो छुट्टी पर नहीं गए हैं वो पूरी तरह से बिकवाली के मोड में। कल भी देखिए 3200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली हुई है एफआईएस की ओर से। यही कारण था शायद कि हायर लेवल से हम फिसलते हुए देखें, या फिर हर हायर लेवल पर कोई भी मजबूती अगर बाजार में आती है ना तो एफआईएस के मुंह में आ जाता है पानी और ऊपर से वो करने लगते हैं बिकवाली। 1526 करोड़ रुपए के शेयर कल डीआईएस की ओर से खरीदे गए हैं। आई थिंक 86-87 दिन हो गए जब लगातार वो इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कर रहे हैं, और अब तक आप देखेंगे तो 3269 यही नंबर है, एक ही दिन का नंबर है। लेकिन बीता अगर आप महीना देखें दिसंबर का, 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की ओर से देखने को मिली है। वायदा बाजार की तरफ आइए। वायदा बाजार में कुछ हल्का फुल्का पॉजिटिव साइड पे अगर दिखेगा आपको तो वो है इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी। सीरीज़ की शुरुआत है तो 344 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए हैं। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन सब में बिकवाली हुई है। 3,317 करोड़ रुपए का नेट बिकवाली का नंबर है। और लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए हैं तो जो 9% के नीचे था लॉन्ग रेशो वो बढ़कर 9.5% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी जी हैं और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तपन सर, पहले आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड मॉर्निंग अंबला जी। यस, हैप्पी न्यू ईयर टू गुड एवरीवन मॉर्निंग, एंड हैप्पी ऑल न्यू ईयर। ऑडियंस। तो VLM मैम आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम को, आपकी जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनको हमारी तरफ से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये साल बहुत ही शुभ हो, बहुत ही पैसे वाला, तरक्की वाला और बहुत ही सेहत वाला, खुशियों वाला हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी। मनी 9 की पूरी टीम को, आप लोगों के परिवारों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मस्त रहें, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब मस्त कैसे रहेंगे? एफआईएस की बिकवाली के बीच में मस्ती कहाँ से आएगी? हैं तपन सर, देखिए एफआईएस ने 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली दिसंबर महीने में करी, और नेट देखेंगे ना जो NSDL का नंबर आता है ना सर, वो 1,66,000 करोड़ रुपये के आसपास की बिकवाली पूरे साल की बता रहा है। और पिछले 5 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ सर एफआईएस लगातार बेच ही रहे हैं। ऐसे में सर मस्ती कहाँ से आएगी? मस्त कैसे रह पाएंगे? वो तो है, ये देखो ये तो 5 साल का ट्रेंड है। जैसे आपने बोला, एफआई को ऐसे भी ना हम हमेशा महंगे ही लगते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि चलो अच्छा है, डीआई आ गए हमको सेफ गार्ड करने के लिए और ऑल टाइम हाई टच किया। लेकिन यहाँ से होपफुली मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मे बी ये क्वार्टर जो अभी स्टार्ट होगा, एक आध वीक में रिजल्ट्स आना है, आईटी से स्टार्ट होंगे, तो वहां से हमें थोड़ी चेंजेस दिखेंगे। और होपफुली फंडामेंटली आई थिंक पहले 6 महीने में थिंग्स शुड चेंज, क्योंकि अगर देखें तो इन्फ्लेशन डाउन है, इंटरेस्ट रेट भी डाउन है, और जो जीएसटी रेशन है, सबके बेनिफिट धीरे धीरे हमें डोमेस्टिक फैक्टर्स में दिखेंगे। ऑफ कोर्स जब ट्रेड डील होगा वो ज्यादा फायदा होगा उसमें, लेकिन यस कंपेयर टू लास्ट टाइम मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और देखिए डोमेस्टिक में भी आप देखें तो एनबीएफसी देखो या बैंक्स देखो तो एनपीएस कम है। आप डोमेस्टिक डिमांड भी इस बार अच्छी रही है, जो 3 महीने में थे अक्टूबर टू दिसंबर की डिमांड भी अच्छी थी। और काफी सारे इवन कैपिटल गुड्स में भी अभी आप देखो तो धीरे धीरे कैपेक्स की वजह से डिमांड आएगी। तो काफी सारे सेक्टर्स है जहां मुझे नो ग्रीन शूट दिख रहे हैं। होपफुली थिंग्स विल बी गेटिंग ऑन, और यहाँ से फिर धीरे धीरे एफआई की या कह सकते हैं कि एंट्री आ सकती है। धीरे धीरे एफआईएस की एंट्री यहाँ से आ सकती है। VLM मैम, आज वैसे तो संकेत है नहीं हमारे पास ग्लोबल मार्केट से कुछ ज़्यादा कारोबार करने के लिए। एशिया में जो भी मार्केट्स खुले हैं उसमें हैंगसेंग काफ़ी उत्साहित है। कॉस्पी में भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस लग रहे हैं। शायद यही कारण है कि गिफ्ट निफ्टी आज ऊपर है। जो लेवल्स हैं वो ये दिखा रहा है 26,340 के आसपास की एक रिकॉर्ड हाई भी शायद इंडियन मार्केट्स में लग जाए। तो आपका क्या सेंस है मैम? कल हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 26,150 के आसपास हुई है कैश लेवल्स में, तो ज़्यादा उत्साहित हो जाएगा 26,325 कहना तो। लेकिन फिर भी आज कारोबार की शुरुआत करने के लिहाज से क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनता है? यस, अगर आज के डेट में हमको देखिए निफ्टी 26,150 और 200 पर मिले
तो आज 26,170 के 26,070 के स्टॉप लॉस के साथ में एक अपसाइड का ट्रेड आज इंट्राडे के लिए प्लान किया जा सकता है। और उसमें जो हमारे लिए मिनिमम टारगेट होंगे वो 270 ऑनवर्ड्स अप टू 300 होंगे, 310 तक भी जा सकता है। सो दीज आर द टारगेट्स जो इंट्राडे में आज हम लोग एक बाइंग साइड के ट्रेड के लिए देख सकते हैं। सेलिंग तब तक ट्रेड अवॉइड करना है जब तक कि या तो बहुत एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर हो या फिर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 26,000 का वो टूटे। तो फिलहाल मुझे मोर लाइकली यही लगता है कि आज की डेट में हमको एक बाय का ट्रेड मिलेगा फर्स्ट हाफ में, जो कि 26,150 से 200 के रेंज में ओपन होने से बन जाएगा। अच्छा, आपने बोला 26,310 दूसरा टारगेट है, पहला टारगेट क्या था? 270, 26,270 270 और 310 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कीजिए। ये फ्लैट भी खुल जाए अगर हम 26,150 के आसपास तो अच्छा मौका होगा। हाँ जी, और उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 26070 यानी 26,070। हाँ, 26070 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे निफ्टी में खरीदारी करके चल सकते हैं। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में बाय का ही ट्रेड है। बैंक निफ्टी को भी अभी बेचे ना, क्योंकि पहले नया मोर लाइकली कि पहले नए हाई को टच करेगा फिर जाकर के कोई सेलिंग के ट्रेड बनेंगे। सो फिलहाल के लिए एज फार एज 59,500 सस्टेन्ड बाइंग साइड के ट्रेड को देखा जा सकता है। इनफैक्ट फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है आज भी या 50 पॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो इट्स फाइन, यानी क्लोज टू 59,750 एंड 59,650 इस रेंज में खुल रहे हैं तो यहाँ पर बाय का ट्रेड प्लान बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसमें रखेंगे हम लोग 59,400 का रखेंगे और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन मिनिमम रख सकते हैं वो 59,900 ऑनवर्ड्स अप टू 60,000 का रख सकते हैं। और ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर स्विंग का ट्रेड प्लान करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि 59,650 से 59,700 इस रेंज में अगर आपको थोड़ा सा 50 पॉइंट के नीचे अगर मिलता है तो उस रेंज में आप बैंक निफ्टी को खरीदिए। 59,900 60,000 तक के टारगेट हैं आज के, और 250 पॉइंट के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए 59,400 के आसपास का। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का ट्रेड आज आप इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो मोमेंटम मजबूती की तरफ है और गिफ्ट निफ्टी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आज एक मजबूत शुरुआत इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। चलिए, आज के ट्रेड की बात होगी, हमने FISDS की भी बात कर ली, कुछ घरेलू संकेतों की बात कर लेते हैं। विदेशी संकेत तो हमने समझ लिए। डॉलर रुपये की जहाँ तक बात है तो गुरुवार को यानी कि कल जो साल का पहला दिन था, डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमज़ोर हुआ है, 89.87 के मुकाबले 89.96। तो 90 के आसपास का जो गेड़ है ना उसी पर ही आप रुपया देखिए तो आपको अटकता हुआ दिखा है। एक अच्छी चीज़ जो हुई है ना तपन सर, वो ये है कि जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है ना उसकी कीमतें भले ही 111 रुपये बढ़ी, लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और ATF की कीमत में 7% की गई है कटौती। एक खबर पहले ही आ गई थी कि IGL ने 1 जनवरी से CNG PNG की कीमतों में कमी की है। अब ATF की भी कीमतें जो हैं उनको उसमें 7% की कटौती की गई है। तो इससे OMCs या फिर इंडिगो जैसे जो एयरलाइन स्टॉक्स है उस पर कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, देखिए कीमतों का कम होना ऑफ कोर्स नो इनडायरेक्टली नो OMC प्लस अगर हम लोग खास करके इंडिगो की बात करें तो उनको डायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन काफी हद तक नो ये सब प्राइस इन होता है क्योंकि आप देखें तो ये जो अगर हम क्रूड ऑयल काफी टाइम से नीचे है तो ये 10% 15% हियर एंड देयर चलता रहता है हमेशा। मेन है कि फंडामेंटली अगर हम लोग इंडिगो की बात करें तो उनका कुछ अलग ही इशू है, जो ऑपरेशनल जो उनके इश्यूज आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ अभी एक तरह का बड़ा पंगा हो गया है, गवर्नमेंट पीछे पड़ गई है उनके, तो वो बड़ा इशू है कंपेयर टू ऑल दिस। तो लेकिन वहां मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ स्टोरी इज ओवर। जो बुल केस हम लोग जो समझ रहे थे, हमने भी फॉर अ डिस्क्लेमर हमने काफी टाइम से उसको सेल बोल दिया था इंडिगो। और बाकी OMCs की बात करें तो OMCs में भी थोड़ा फायदा होगा, लेकिन इतना खास नहीं, क्योंकि देखिए काफी हद तक इन लोगों का क्या होता है, खास करके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पे बहुत डिपेंडेंस होते हैं गवर्नमेंट का, ऊपर से जो पूरा ग्लोबली जो गैस प्राइसेस तो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें आप है ना एक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू पता नहीं चलता है, इसलिए अगर मैं लॉन्ग टर्म एंगल से देखूं तो वहां मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो OMC को मैं हमेशा अवॉइड बोलूंगा, बेटर है आप अगर सॉरी नॉट OMC, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अगर जाना है तो OMC इज ए बेटर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेटर है क्योंकि वहां अगर आप देखें तो एक लग रहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अभी भी 1-2 क्वार्टर दिख सकता है। मैम, आपका व्यू क्या है OMCs को लेकर या फिर इंडिगो के स्टॉक पर? देखिए, इंडिगो के स्पेसिफिकली तो हमने 2 हफ्ते पहले जब हम जुड़े थे तब भी एक बार 3 हफ्ते पहले बात किया था हमने इस बारे में कि इंडिगो का जो प्राइस मूवमेंट है
वो किस तरह का भी चल सकता है। तो आई डिस्कस कि 52,200 के आसपास से रिट्रेसमेंट करेगा वापस से, और फिर मतलब अभी वही हुआ भी। नाउ एग्जैक्ट अगर मैं देखूं कि हम कहां पर इसमें बाइंग ले, तो मेरी नजर में जो सही लेवल बनता है वो 4,500 से पहले नहीं है, और बहुत ठीक है। कंफर्टेबल प्राइस मुझे लगता है 4,000 के पास में। अब मैं ये बोलूंगी तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत लग सकती है कि इतना नीचे ये और गिरेगा क्या। गिर जाए तो अच्छा है, बिकॉज आपको एक अच्छा स्टॉक फिर से एक अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा। नाउ फंडामेंटल जो कंसर्न्स चल रहे हैं इस कंपनी को लेकर के, देखिए किसी भी न्यू एंट्रेंट को आने में समय लगेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है। बट यस, व्हेन गवर्नमेंट वांट्स समबडी टू गेट इन, तो वो वहां पर जो जो भी लाइसेंसेस करना है वो बहुत इजी हो जाता है। एंड जहां तक मेरी ओपिनियन है, कोई ना समबडी इज ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट इनटू द सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ठीक है, हम इसमें निचले भाव के लिए थोड़ा सा और वेट करिए, मतलब लेट द नंबर कम, नंबर आने दीजिए, और लगभग 4,500 से तैयारी शुरू करिए। लेकिन 4,500 4,300 के आसपास से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नाउ ये जो इम्पैक्ट है, देखिए ईटीएफ अगर कट हो रहा है तो डेफिनेटली जो कंपनीज आज नहीं बढ़ा है इनके प्राइस, मतलब प्राइस जो कट हुआ है आज इनके लिए रिलीफ रखा गया है पढ़ने के बाद में, लेकिन फ्यूचर में यही सिचुएशन रहेगी, दैट्स अ डाउट। तो फिलहाल के लिए रिलीफ है, शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ है, लेकिन फ्यूचर में सिचुएशन बनी नहीं रहेगी। तो वैसे भी जो एक साइकिल होता है ना कभी इस तरह की सिचुएशन आती ही रहती है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस मैटर करती है। मेरे हिसाब से इंडिगो को अगर आपको खरीदना है तो 4,200-300 के आसपास की तैयारी कीजिए, और इस न्यूज पर बहुत बड़े एक्साइटमेंट होकर के ज्यादा ओवर एक्सपोज मत हुई है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो जितना इंडिगो 4,500 या 4,000 के आसपास मिले उतना बढ़िया है अगर आपको खरीदारी करनी है। तपन सर, एक चीज़ और अच्छी हुई है, वो ये है कि एक्सपेक्टेड था वैसे तो ब्रिक्स में, सर ब्रिक्स में भारत आधिकारिक तौर पर अब चेयरमैन के रूप में सामने आ गया। तो चेयरमैनशिप मिल गई है हमें ब्रिक्स की 1 जनवरी 2026 से। ब्राज़ील से हमें जो पदभार है ब्रिक्स का वो मिल गया है। और सर ब्रिक्स जो है ना, पहले जो 5 देशों तक सीमित था, अब वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, वो 10 देशों का जो एक बड़ा ग्रुप है ना सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसकी जो मेज़बानी या फिर अब चेयरमैनशिप देखिए, जो पूरा कंट्रोल है वो भारत के पास आता हुआ दिखा है। इसे आप कैसे देखते हैं सर? कोई बड़े फैसले, आई थिंक 1 साल के आसपास का पीरियड होता है जब ये चेयरमैनशिप मिलती है, तो मोदी साहब की ओर से कुछ बड़े फैसले एक्सपेक्टेड सर जब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है तो? देखिए, यहाँ ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, और यहाँ सबसे बड़ी जो पॉजिटिव आती है वो है जो कहते हैं ना, ट्रेड एक दूसरे के साथ करना, वो आई थिंक बढ़ेगा। वो आई थिंक हम लोग ने पिछले जो 1 टिकट में देखा उससे ज्यादा ही अभी हम लोग ट्रेड देखेंगे इन सब देश को बीच में, क्योंकि ब्रिक्स एक तरह से ना एक तरह का सिंबल भी हो गया है, और काफी हद तक ना ट्रम्प साहब भी काफी टाइम ब्रिक्स की बातें करते रहते हैं। तो और देखिए, जिस तरह से ट्रेड डील के वजह से यूएस के साथ पंगा हुआ है, और ना ओवरऑल तो हमें भी किसी और कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बढ़ानी पड़ेगी। और अब देखिए कि पीछे आई थिंक 1 आध महीने में हमने न्यूजीलैंड देखा, और 1-2 कंट्री और देखी जिनके साथ ट्रेड डील हुई है। तो ये बढ़ेगा, ये ब्रिक्स के साथ तो बहुत बढ़ेगा। और ये जो भी कंट्रीज है ब्रिक्स में, वो छोटी कंट्रीज नहीं है, अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है उनके साथ। तो उस तरह से स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ऑफ कोर्स इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, मोदी जी का इन्फ्लुएंस बहुत है, तो वो ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट नए एग्रीमेंट हो इन सब देशों के बीच में, और एक लंबा ट्रेड और कहते हैं ना लास्टिंग डील्स हो। क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, तब आपका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हिल जाता है, और करेंसी में आप देखिए कितनी वीकनेस रहती है। सो यस, पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, और आई थिंक कंट्री के साथ सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड डील्स भी ज्यादा होगी। ट्रेड डील्स भी ज़्यादा होगी, ट्रेड ज़्यादा होगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। चलिए, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ। तपन सर, ऑटो सेल्स को लेकर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? ये हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए हैं ना, ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि नंबर्स अच्छे आए हैं। 4,10,000 यूनिट्स का अनुमान था, 4,56,000 यूनिट्स इस बार इन्होंने बेची है। दिसंबर महीने के जो सेल्स के नंबर्स आए हैं, 40% बिक्री बढ़ी है, 3.25 लाख के आसपास का पिछले साल का बेस था। और डोमेस्टिक सेल्स की जहाँ तक बात है तो ये 42.5% बढ़ी हैं, 4.19 लाख यूनिट पर आई हैं, और एक्सपोर्ट्स में भी 21% का जंप हमने इस बार आता हुआ देखा है। सर, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? अपमूव जारी रहेगा इन नंबर्स के बाद? ये देखिए, बहुत अच्छे नंबर्स है, और टू व्हीलर्स में एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन ये देखो 40% जंप
अच्छा नंबर है, जो दिखाता है ना कि एक धीरे धीरे रूरल एरिया में भी नो एक तरह की डिमांड बढ़ रही है 40%। इवन मैंने देखा तो टीवीएस का भी, रॉयल इनफील्ड, सबके नंबर्स अच्छे हैं। दैट शोज कि ओवरऑल रूरल एरिया में डिमांड बढ़ी है, और वहां भी नो एक तरह से टू व्हीलर्स की डिमांड आगे भी जाके रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इन सब कंपनियों के। और हीरो मोटर स्पेसिफिकली बात को तो उसका वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है कंपेयर टू आप आयशा मोटर ले लो या टीवीएस मोटर ले लो। ऑफकोर्स बजाज ऑटो का भी थोड़ा कम है, लेकिन हीरो होंडा उस तरह से मैं, क्योंकि आप देखो उसका है ना जो रूरल एरिया में ना अच्छी खासी वहां पकड़ है, और रूरल एरिया जैसे ऊपर आता है ना हीरो होंडा की सेल्स बढ़ जाती है। तो मैं उस तरह से पॉजिटिव ले। और अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो वो दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स भी नो नंबर्स अच्छे रहेंगे। मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट हाफ जीएसटी रैशनलाइजेशन जो हुआ है उसका इम्पैक्ट हमें तीन ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने तक तो मिनिमम दिखता है। तो अभी भी लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर अच्छे रहेंगे। सो स्टॉक बढ़ गया नो डाउट, लेकिन स्टिल आई फील के अगर किसी के पास हो तो रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स रखे। मुझे लग रहा है 1-2 साल में ये स्टॉक यहाँ से भी रिटर्न अच्छा दे पाएगा। क्या एक्सपेक्टेड है सर टारगेट को लेकर या रिटर्न को लेकर? मिनिमम 20% एक्सपेक्टेशन है साल में। ठीक है, तो साल में आपको 20% के आसपास का और जंप हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वीएलए मैम जरा टीवीएस मोटर देखिए, जो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स को लेकर तपन सर एक्साइटेड है ना, उससे ज़्यादा अच्छे नंबर टीवीएस मोटर के आए। 50% नंबर बढ़ा है, 4 लाख के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 4,81,000 यूनिट्स इन्होंने इस बार बेची है। इनका भी बेस 3.25 लाख के आसपास का था। टू व्हीलर सेल्स में 48% का जंप है, और ईवी सेल्स ये बड़ा हाईलाइट है, 77% का जंप है इस बार। 35,605 यूनिट इन्होंने बेची है 20,171 यूनिट के मुकाबले। थ्री व्हीलर सेल्स तो 2 गुना हो गई, और इंटरनेशनल सेल्स यानी कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी 40% का जंप इस बार हमने देखा है। तो टीवीएस मोटर में कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी वीएलए मैम, वो कह रहे थे कि इन लेवल्स के आसपास ना, किसी का सवाल आया था किसी दर्शक का, वो कह रहे थे कि इन लेवल्स के आसपास वैल्यूएशन महंगे होने लगे हैं। अब जिस तरह के सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं उससे तो लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी राय? देखिए, वैल्यूएशन अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेंगे, या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए भी देखेंगे तो भी एक्सपेंसिव लगेंगे। बट एज फार एज यू आर इन्वेस्टिंग, सो देयर इज अ स्ट्रेटेजी दैट ऑलवेज कैन बी ऑप्टेड। एंड वो स्ट्रेटेजी इन माय ओपिनियन की पहली बात तो आप टेक्निक नंबर्स, फंडामेंटल, जब इस तरह के नंबर्स आते हैं अच्छी कंपनी में, जब अच्छे नंबर आते हैं वो भी तब जब बहुत ज्यादा अदर सेक्टर्स अच्छे परफॉर्मिंग ना हो रहे हो, तो ये सेंटिमेंट्स को बूस्ट करते हैं, या फिर स्पॉटलाइट में ला देते हैं उस सेक्टर को और उन स्टॉक्स को। तो फर्दर ऑटो सेक्टर अच्छा कर ही रहा था, और आगे भी ये जो नंबर है, और ये एंटिसिपेटेड नंबर्स थे, मतलब जब रेट कट हुआ था तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस बार के जो नंबर्स हैं अच्छे रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, दैट वाज द ओनली क्वेश्चन कि कितने अच्छे रह सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ये सेंटिमेंट्स को और बूस्ट करेगा। नंबर्स अब रिलीज हुए हैं, लेकिन प्राइस पर वो चीजें पहले से दिख रही थी कि एक्सपेक्टेशन थी, तभी हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स थे, जो टू व्हीलर्स, ये चल रहे हैं। और चाहे आप हीरो मोटर लीजिए, एथर तो खैर अभी थोड़ा डाउन है, चाहे आप टीवीएस को लीजिए, तो ये इनसाइट्स दे रहे थे। नाउ फर्दर अगर हम इसको देखें कि क्या ये आगे भी चल सकते हैं, यस, वेरी वेरी लाइकली। नाउ टीवीएस मोटर 3,794 पर है, क्लोज टू 3,800 के पास में ही है। सो यहाँ से एक फर्दर जो टारगेट, इस तरह की कंपनी के लिए जो टारगेट एक्सपेक्टेंसी आपको रखनी चाहिए, वो उतनी बड़ी ना रख के छोटे छोटे पार्ट्स में आपके आप पड़ाव में अपने टारगेट्स को सेट करिए और आगे चलते रहिए जैसे जैसे स्टॉक चलता है। कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट, 3,950 से लेकर के 4,100 के अचीवेबल टारगेट्स है जो अगले क्वार्टर में आपको दिख सकते हैं, यानी मार्च तक। तो आप इस हिसाब से अपनी कोई पोजीशनिंग बनानी है तो बना सकते हैं। इनफैक्ट बिकॉज टीवीएस मोटर आपका फ्यूचर में भी है, तो अगर आप एपेंडो से वेल वर्स्ड हैं तो आप इसमें फ्यूचर में 3 महीने का लॉन्ग व्यू लेकर के एट द मनी पुट से इसको कवर भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए कि जो पिछला मूवमेंट आपसे बाय चांस मिस हुआ है, इफ यू आर अवेयर ऑफ एपेंडो, तो आप उसमें मैचअप करने की इसको कोशिश कर सकते हैं, उसमें इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि स्विंग में भी ठीक ठाक है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, चाहे आप हेज के ट्रेड से आ रहे हो यानी कवर्ड पोजीशन से आ रहे हो या फिर कैश मार्केट में। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर आपको 3,620 का रखना है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। इससे ऊपर की इसमें जरूरत, नीचे की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। तपन सर, hyundai मोटर्स के नंबर्स आपने कैसे देखे हैं? 6.6% का जंप है टोटल सेल्स में, 62,665 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। इन्होंने 58,702 यूनिट्स बेची हैं इस बार। टोटल जो डोमेस्टिक सेल्स का नंबर आया वो 42,416 यूनिट का आया है। एक्सपोर्ट्स में भी हमने देखा है सर 26.5% का जंप है। कोई डिसअपॉइंटमेंट सर hyundai मोटर के नंबर्स को लेकर?
नहीं ठीक है, यानी देखिए एक्सपेक्टेड था कि मुझे लग रहा था कि 10% के अबाव आएगा, लेकिन 6% है तो थोड़ा मिले जुले। बट आई थिंक ओवरऑल हुंडई का देखो ना, आईपीओ के बाद एक तरह से ना मूवमेंट भी अच्छा रहा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि उनको और कैप्चर करना पड़ेगा मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स और एमएनएम काफी धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। कुछ हाँ। सेल्स थोड़ा लैगार्ड हो रहा है हुंडई का पिछले कुछ टाइम से, मारुति ने भी अच्छा खासा पिकअप किया है। तो उस तरह से मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक कम हूं। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लॉन्ग टर्म में अभी भी आई एम मच मोर नो, कहते हैं कि एमएनएम काफी अच्छा लग रहा है, मारुति भी पिकअप कर रहा है। टाटा मोटर वो जेएलआर की वजह से इशू हो रहा है, लेकिन हुंडई मोटर एक तरह से आपको चाहे तो रख सकते हैं, थोड़ा डिसेंट रिटर्न 10-15% का पकड़ के आप चलिए। ज्यादा मुझे यहाँ इसलिए नहीं लगे क्योंकि उसके नंबर्स उस तरह से नहीं आए जितने एक्सपेक्टेशन थे पहले से। हाँ, कुछ ईवी के नए मॉडल्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, और उनका गाइडेंस है कि डबल डिजिट ग्रोथ करना, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रहा है। दैट इज वन ऑफ द कंसर्न विच आई हैव, क्योंकि ये पूरा नंबर का खेल है। आप जैसे नंबर आपके बढ़ेंगे, आपका नो ओवरऑल आपका वैल्यूएशन प्लस आप देखें तो प्राइस भी बढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि हुंडई में कंपेरेटिवली लेस, और बाकी जो मैंने नाम दिए वहां में ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ नेक्स्ट 6 महीने और 1 साल के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। विले मैम जरा साउथ इंडियन बैंक देखिए, सेल्स के नंबर्स के अलावा ना Q3 के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो भी आने लगे हैं। कल भी दिन के दौरान कई कंपनियों के अपडेट्स आए थे। साउथ इंडियन बैंक के जो नंबर अपडेट्स आए हैं ना, उसके हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ है, चाहे आप एडवांसेस की बात करें चाहे डिपॉजिट्स की बात करें, और एडवांसेस से ज़्यादा डिपॉजिट की ग्रोथ है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कासा भी जो है ना ऑलमोस्ट 15% के आसपास ग्रो किया है, और कासा रेशो भी 31.15% से बढ़कर 31.84% पर है। तो जो एडवांसेस बढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उससे बिजनेस बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ डिपॉजिट भी बढ़ने चाहिए। तो वो जो कंसर्न है वो भी कहीं ना कहीं मीटअप होता हुआ दिखा है, यानी कि उससे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं दिख रही है इन नंबर्स में। तो मैम PSU बैंकों में रैली चल रही है, रैली कंटिन्यू रहेगी? अगर हाँ तो आप कौन से बैंक्स प्रेफर कर रही हैं ज़्यादा? PSU बैंक्स में सेलेक्टिव स्टॉक्स पर रैली कंटिन्यू रहेगी। एक जो रैली हमने पिछले 2 महीने में देखी है, 3 महीने में देखी है, वैसे वाला मूवमेंट तो अगला ये वाला क्वार्टर में नहीं रहेगा। दैट्स माय ओपिनियन। एंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि फिलहाल उस रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट ना किए हो। एंड टू बी स्पेसिफिक, PNB, अभी मुझे ऐसे लगता है कि फिलहाल के प्राइस पर PNB में एक अपसाइड की पोटेंशियल बची हुई है। हालांकि पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन वापस से जिस तरह का उसका ओवरऑल मूवमेंट बन रहा है, तो इट्स स्टिल अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। दैट्स द व्यू अबाउट PNB। ठीक है। हालांकि जो दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें भी एक लॉन्ग ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट किया है, बट दोनों के कंपैरिजन में एज ऑन द करंट प्राइस मुझे PNB ज्यादा सेफर रिस्क वाइज लगता है। सो यहाँ और पर 124 के आसपास। जी। हाँ हाँ, सो मतलब और साउथ 124 इंडियन, के आसपास हम लोग। ठीक है, जी। हाँ प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ कंटिन्यू साउथ कीजिए। जी, PNB में 124 के आसपास, 123 आज की इस रेंज में जो मार्केट खुलेगी हमको एंट्री मिल सकती है। एंड वेरी लाइकली एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, जो 115 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम यहाँ पर 132 से लेकर के 140 के टारगेट्स को चेज कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रुपीज वाइज ये बेशक कम लगे, लेकिन पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज इट्स बेटर। तो हम PNB को रडार पर रख सकते हैं। हालांकि 142-40 के ऊपर जाने के बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा बुक करिए। अगर आप समय दे सकते हैं तो थोड़ा सा ट्रेलिंग के साथ में इसको रोक लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि जो पुराने हाईज इस स्टॉक के थे उनसे ऊपर इस बार ये सस्टेन हो जाए। तो वेल, साउथ इंडियन बैंक जो अभी हाँ, 37-38 के क्लोज है बहुत, मुझे यहाँ पर फिलहाल फ्रेश बाइंग का मौका नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 34.5 यानी 34.5 से 35 रुपए का वेट करो, जो कि अच्छा खासा दूर है करंट प्राइस से। तो आपकी बेटर प्राइस रेंज में आए बाइंग के लिए तो ठीक है, अदरवाइज फिलहाल के लिए अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार ना विले मैम, आप जब PSU बैंकों की बात हुई ना तो इंडियन बैंक भी देख लीजिए, नंबर्स इनके भी अच्छे दिख रहे हैं जो अपडेट आए हैं ना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ हुई है या फिर जो एडवांसेस ग्रोथ है ना, डिपॉजिट ग्रोथ भी उसके आसपास ही है। हालांकि साउथ इंडियन बैंक की तरह डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं है एडवांसेस से, लेकिन फिर भी 14.5% अगर एडवांसेस बढ़े तो 12.5% के डिपॉजिट भी बढ़े, कुल बिजनेस में 13.5% के आसपास का जंप है। इंडियन बैंक अच्छा चल चुका है, इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, अच्छा चल चुका है और वापस से भी कूल ऑफ भी हो गया है। तो इसके लिए दो व्यूज आपको रखने होंगे कि आप चाह क्या रहे हैं। आर यू ट्राइंग फॉर ट्रेडिंग? इफ यस, देन यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट एटलीस्ट फॉर 36.30 का, यानी 36 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर 1-2 दिन क्लोज हो जाए, मिलेगा ये प्राइस वापस आपको, तो इसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दैट ये इसलिए ताकि आपका एक स्टॉप लॉस लेवल जो है, रेंज जो डिफाइंड हो जाए।
एंड जैसे ही आपको 36-30 के ऊपर एंट्री मिलती है, तब आप अपना स्टॉप लॉस 33 रुपए 20 पैसे पर लगा करके आप आराम से इसमें 39 से लेकर के लगभग 42 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड में। ये स्विंग ट्रेड का व्यू है। बट अगर आप एक इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ पर ही इंडियन बैंक जैसे स्टॉक को अच्छी जगह पर कैच करने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए वो लेवल जो है अभी और थोड़ा सा नीचे है। एंड जल्दबाजी अगर ना करें तो हमको ड्यू टू एनी रीजन ये नंबर्स हमको आते हुए दिख भी जाएगा, ये लेवल हमको दिख जाएगा, जिसमें कि मैं यहाँ पर वेट करना प्रेफर करूंगी 32 रुपए का कम से कम। तो 32 पर आए तो ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग मिलती है, क्योंकि रिस्क छोटा हो जाता है और वो रिस्क आपको सिर्फ 28 रुपए का रहता है, यानी स्टॉप लॉस। और उसके बाद टारगेट सेम है, चाहे आप स्विंग ट्रेड के माध्यम से करें या फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टिंग प्राइस का वेट करें, तो टारगेट सेम है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां पर ज्यादा फेवरेबल बनता है, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी या मिड टर्म भी अगर आप वेट करें तो। आप क्या आईओबी जी, की बात करी थी? इंडियन बैंक। अच्छा, ओके। हमने मेरे हिसाब से हाँ आपने आईओबी के लेवल्स बताए हैं ना ये? हाँ, यस, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, फेयर इनफ। एक बार आईओबी का चार्ट दिखा दीजिए। 36 रुपए के आसपास अभी है, आप कह रही हैं कि 32 रुपए के आसपास अगर आएगा ना, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है। आपने शायद इस चार्ट की बात करी, स्टॉक की बात करी है, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। तपन सर, एक बड़ा क्यूएसआर में ना, क्यूएसआर में जो क्यूएसआर स्पेस है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस जो हुआ, वहाँ पे हम देख रहे हैं सर कि कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। देवयानी इंटरनेशनल में सैफायर फूड्स मर्ज होने जा रही है। 3-4 हफ्ते पहले ऐसी बाजार में सुगबुगाहट थी भी कि ऐसा होने वाला है, फिर बीच में शांति आ गई 3-4 हफ्ते की, और अब फिर से ये तूल पकड़ रहा है मामला, और फाइनली आ भी गया है अपडेट कि यम ब्रांड्स की जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है ना सर, इस मर्जर के चलते उनका कंसोलिडेशन हो सकता है। अब यम ब्रांड्स के पास KFC और पिज़्ज़ा हट का मालिकाना अधिकार है, और ये जो ब्रांड्स है ना जाके देवयानी इंटरनेशनल में जाके मर्ज हो जाएंगे। अब होगा क्या, सैफायर फूड्स के जो 100 शेयर हैं उसके बदले में देवयानी इंटरनेशनल की ओर से 177 शेयर जारी किए जाएंगे। इस पूरे मर्जर प्रक्रिया, ये जो पूरा जो मर्जर हो रहा है ना, उसके तहत होगा क्या, आर्कटिक इंटरनेशनल नाम की एक ना देवयानी इंटरनेशनल की कंपनी है, ग्रुप कंपनी है, जो कि सैफायर फूड्स का 18.5% हिस्सा खरीदेगी। और ये जो मर्जर है पूरा होने में माना जा रहा है कि 1 से 1.5 साल के आसपास का समय लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट सर ये है कि ये किया क्यों जा रहा है। हो क्या रहा है कि एक तो ये जो QSR स्पेस है या फिर जो फास्ट फूड चेन्स हैं, इनके जो सर SSS ग्रोथ है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, उसमें धीमापन देखने को मिल रहा है। दूसरा, इनके मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये जो फ्रेंचाइजीज है ना, ये दबाव में है फास्ट फूड वाली। और दूसरा, जो हाई लिविंग कॉस्ट है, या यूँ कहें कि जो ऑर्डर करने की अब आदत पड़ गई है ना, लोग डाइन आउट करना पसंद नहीं करते, जिससे इनके ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर, इस पूरे मर्जर के ऊपर QSR स्पेस को लेकर जो लॉजिक है, जिस वजह से ये कर रहे हैं, उस पर आपकी राय, दोनों शेयरों में करें क्या? जी संजय जी, जो आपने लास्ट में जो बोला ना कि जो प्रेशर आ रहा है इन कंपनीज, वो अलग ही है। आप देखिए, ये दोनों कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया है पीछे कुछ टाइम से, और हाँ। रीजन वही है कि प्रेशर बहुत है, मार्जिन का प्रेशर है। और एक तरह से आप देखें तो पूरा बेनिफिट जोमेटो स्विगी ले गया, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ गया, लेकिन इनका वैल्यूएशन नहीं बढ़ पाया। और यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। लोग डाइन आउट कम कर रहे हैं और घर पे ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये चलता रहेगा। अब ये क्या है, ये कंपलसरी हुआ है, ऐसा नहीं था कि इनको कोई शौक था, करना पड़ा है। और ये दोनों मिलके अभी वो है ना, PVR आइनॉक्स जैसा हुआ था ना, वैसा यहाँ हो रहा है। अभी ऑफकोर्स अच्छा। उनका जो बड़ा कॉम्पिटिटर है वो जुबलिएंट फूडवर्क है, लेकिन वहां भी आपने देखा कि पीछे कुछ साल से वहां भी इश्यूज थे। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। और आप कहते हैं कि कंपटीशन हर जगह से इनको आती है, कोई भी कल उठ के रेस्टोरेंट बना सकता है। तो यहाँ मुझे वही प्रॉब्लम, मैं एज ए इन्वेस्टर की बात करूंगा, यहाँ मुझे अभी भी प्रॉब्लम लग रही है कि जो डिमांड है, नो डाउट कंजम्पशन बढ़ रहा है, हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन है, GST कट हो रहा है, ये वो। लेकिन जो यहाँ एक पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है ना, जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, उससे इन लोगों को बड़ी दिक्कत है और आगे रहेगी। सो इट्स नॉट अ इन्वेस्टेबल स्पेस एज सच। अगर मैं बात कहूँ तो FMB इज नॉट इजी टू क्रैक। हाँ, अगर जाना ही आपको तो आई थिंक होटल ज्यादा बेटर है कंपेयर टू होटल। ऑफकोर्स थोड़ी इंडस्ट्री अलग है, लेकिन यहाँ मैं अभी भी अवॉइड ही करूंगा। ये ठीक है, ये मर्जर हो रहा है, देखिए सिनर्जी कैसी आती है। अभी 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन इट्स अ टफ टाइम। आई थिंक दे हैव टू कोप अप विद लॉट ऑफ थिंग्स। और जो कहता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग के सामने बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिशन है। इसको लेकर ब्रोकर्स की क्या राय है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। मेरे सहयोगी नरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इसको लेकर। लेकिन मैम, आप ना देवयानी इंटरनेशनल, सैफायर फूड्स, और उसके साथ साथ जो तपन सर ने बोला ना जुबलेंट फूडवर्क्स तो 800 वाला 550 पे खड़ा है। सैफायर ने, देवयानी इंटरनेशनल ने परफॉर्म नहीं किया है। तो देवयानी सैफायर के मुकाबले या उससे ज़्यादा प्रेफरेबल क्या आपको जुबलेंट फूडवर्क्स लगता है?
नहीं, अगर आज एंट्री बनानी है तो आज के लिए मतलब सफायर ज्यादा बेटर है। सिर्फ अगर आप टेक्निकल्स और न्यूज फ्लो को और प्राइस एक्शन को अगर आप मिला के देखें तो फिर भी जुबिलेंट फूड आपको 553 पर मिल रहा है और लाइकली है कि अभी और नीचे की तरफ जाएगा विच इज 470। तो करंट अच्छा। प्राइस पर तो एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करती। यस, 470 480 तो बिल्कुल इजी है, वहां तक तो इसकी पहुंच होनी चाहिए। वेल आज की डेट में अगर हमको देखना है तो मैं ये तैयारी कर भी रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काउंटर क्वेश्चन कि आ सकता है। सो मैं देवयानी को और सफायर को आई वॉज चेकिंग कि कौन कहाँ पर एंट्री बन सकती है। सो देवयानी इंटरनेशनल अभी 147 पर है। ट्रेड करिए, जैसे कि तपन जी ने बोला है कि उतना कॉन्फिडेंस से आप ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिनको आप रखे रहे पोर्टफोलियो में और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये बढ़ते रहेंगे ना। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो देवयानी इंटरनेशनल में ट्रेड करिए, सफायर फूड्स में आप ट्रेड करिए और ट्रेड करके छोड़ भी दीजिए। नाउ लेवल्स शेयर करना चाहूंगी। देवयानी अभी 147 के पास में है। मोस्ट लाइकली आपको इसी रेंज में आज भी मिल जाएगा, मुश्किल से ₹1 ऊपर या ₹1 नीचे। एंड आपको आसान टारगेट जो यहाँ पर मिलेंगे, पहला 160 एंड दूसरा टारगेट के लिए आप लगभग 185 के लिए तो आराम से इसको रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें कि आपका स्टॉप लॉस आपको ₹125 का, थोड़ा सा डीप है क्योंकि कल भी चला है, पिछले हफ्ते चला है आई मीन। तो ₹125 का स्टॉप लॉस रख के हम देवयानी इंटरनेशनल को सेकंड टारगेट के लिए भी देख सकते हैं। सेकंड के बाद इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू ट्रेल इट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि उसमें फिर थोड़े एक्सटेंडेड गेन्स हमको 210 तक भी जा सकते हैं। नाउ सफायर फूड्स जो कि अभी 262 पर है, यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट पेंडिंग है, हुई नहीं है, जो कि अभी यहाँ पर 260-62 पर आने वालों के लिए 290 का पहला टारगेट और लगभग ₹320 का सेकंड टारगेट बनता है। और ये सीधे एक स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हैं, आप उसी हिसाब से इसको ट्रीट भी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम ₹330 का, ₹230 का रख के 230 का रख के ये दोनों टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। ठीक तो है। इंस्टेड जुबिलेंट फूड फिलहाल इसको देखा जा सकता है। अच्छा, मुझे ना आज वोडाफोन पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपसे बातचीत करनी है दोनों से। उससे पहले एक दो स्टॉक और हैं। तपन सर, एक बार मुझे एचडीबी फाइनेंशियल बताइए। आज ना इनका 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खुलने जा रहा है। कुछ 48 करोड़ 15 लाख शेयर, या यूँ कहें 58% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ₹740 का इशू प्राइस था सर, उससे कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, चिपक के बैठा हुआ है उसी के आसपास। तो एचडीबी फाइनेंशियल में सर आज लॉक इन खुलेगा तो कुछ धमाका होने की उम्मीद है? नहीं, देखिए एचडीबी फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम एक ही है कि उसका जो वैल्यूएशन है ना इज ऑन अ हायर साइड, और जब आईपीओ आया तभी हायर साइड, और इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 3.28 का प्राइस टू बुक वैल्यू है जो ऑन अ हायर साइड है, और अगर आप देखें तो आगे जाके उनका टारगेट अच्छा है, ऑलमोस्ट आरओए 2.5% टारगेट है इनका आगे जाके अचीव करना, आरओई भी 16 से 17। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो एलिवेटेड है, और प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है, इसलिए ना वो अपसाइड जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लॉन्ग टर्म में बोलते हैं वो दिख नहीं है। आपको उस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 25% से ग्रो करना पड़ेगा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑर्डर कि आप ये प्राइस टू बुक वैल्यू जस्टिफाई करें। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो तो 39% ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ओवरऑल जो एनबीएफसी लैंडस्केप में इवन दो आप देखिए कि किस तरह से बढ़त आई है, उस तरह से एचडीबी परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि वो उस वैल्यूएशन में बैठा है। सो मुझे अभी भी इस लेवल पे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा स्कोप है। अभी देखो ये आज हो रहा है तो शायद सेलिंग प्रेशर भी है कि कुछ एंकर इन्वेस्टमेंट बाहर निकले, बड़े बड़े प्लेयर बाहर निकले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल आई विल प्रीफर कि ये यहाँ से अभी ये जो प्राइस चल रही है अराउंड 764, ये ऑलमोस्ट 680 या 670 है, तब जाके मुझे लग रहा है वैल्यू इमर्ज होगी इसको लंबे समय के लिए बाय करने के लिए। अच्छा, ठीक है। विलियम मैम, जरा एक्जो नोबल देखिए आप। एक्जो नोबल में क्या होने एक अच्छी खबर आई है, इनको FY19 के लिए एक जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था 177 करोड़ रुपए का। वो जो मांग है ना वो घटकर अब होगी केवल 42 लाख रुपए, 1 करोड़ भी नहीं बचा है। ये एक्जो नोबल में आज कुछ तोड़फोड़ हो सकती है? एक्सो नोबल पिछले महीने की रिकमेंडेशन में रहा था, हुआ क्या मैंने ट्रैक तो नहीं किया। बहुत बड़ी तोड़फोड़ की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ एक छोटा ट्रेड तो बिल्कुल आज के इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के हिसाब से तो बिल्कुल बनता है। और उसका रीजन है जो पीर्स के कंपैरिजन में जो वैल्यू बाइंग हमको यहाँ पर दिख रही है उसकी वजह से, प्लस प्राइस आपका टेक्निकल चार्ट पर फिलहाल आपको सपोर्ट दे रहा है और सेक्टर से बहुत सस्ता है। मतलब सेक्टर इज लाइक 41 एंड ये स्टॉक से 7 की मल्टीपल्स पर है, जबकि आप दूसरे स्टॉक्स उठा के देखिएगा, मतलब आप जस्ट नाम लीजिए जैसे कि इंडिगो पेंट्स या फिर कई नाम है यहाँ पर, बर्जर पेंट, उनसे सस्ता है ये। तो जबकि जो रॉक है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेटर है। तो ये सब चीजें इसके फेवर में काम करेंगी।
अब जब इस सिचुएशन जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं और साथ में आपका प्राइस आपको बहुत अच्छा दिखे चार्ट पर, तो वहां पे अपसाइड की मूवमेंट बन जाती है, एंड दैट्स व्हाट यू गोना एक्सपीरियंस हियर। सो जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। आप यहाँ पर 3150 से 3200 के आसपास मिल जाए आपको, तो एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और लगभग आपको इसी रेंज में मिलेगा। 3200 के प्री मार्केट दिखा रहा है, लगभग इसी रेंज में आपको ये मिलने वाला है। और इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट आप रखें 3290 से लेकर के आराम से 3500 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है क्यों। और इसमें जो रिस्क है, रिस्क छोटा है, सिर्फ 3000 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार इसमें अटेम्प्ट जरूर बनता है। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो, तो दोबारा जब तक ये रिव्यू में ना आ जाए तब तक कोई फ्रेश एंट्री ना बनाए, मतलब अगर आप मेरा ये व्यू कंटिन्यू कर रहे हैं तो। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो बाजार खुलने वाला 2 मिनट के आसपास का समय है, लेकिन मुझे ना वोडाफोन आइडिया पे थोड़ा सा एक लंबा डिस्कशन करना था। खैर उसका समय तो नहीं बचा, लेकिन हाँ, ब्रोकर्स की राय क्या निकल के सामने आई है देवेनी इंटरनेशनल को लेकर और आईटीसी को लेकर, जो कि कल के वर्स्ट परफॉर्मर थे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स, जरा वो एक बार समझ लेते हैं। नरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए ये जो 2 बड़े मामले हैं उस पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? शुक्रिया संदीप। अगर देवेन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यूबीएस ने इसकी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और 190 रुपये का इसका लक्ष्य दिया है। मर्जर से यूबीएस का कहना है कि मर्जर से जो है कंपनी को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूसरे साल से 210 से 225 करोड़ की सालाना सिनर्जी की उम्मीद यूबीएस को है। इसके अलावा अगर आईटीसी पर बात करें तो यूबीएस ने आईटीसी पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और उसका लक्ष्य जो है घटाकर 430 रुपये कर दिया है। वहीं यूबीएस का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शेयर पर दबाव और अनिश्चितता बढ़ेगी। इसके अलावा अगर नुवामा की बात करें तो नुवामा ने आईटीसी पर रेटिंग को घटाकर होल्ड कर दिया और लक्ष्य 415 रुपये इसका कर दिया है। नुवामा का कहना है कि सिगरेट पर टैक्स में अनुमान से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सिगरेट वॉल्यूम और एबिटा के अनुमान में डाउनग्रेड भी संभव है। वहीं नुवामा का कहना है कि FY 27-28 के एबिटा में 7% की कटौती की है नुवामा ने इसके अलावा अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने आईटीसी पर रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दिया और लक्ष्य इसका घटाकर 375 रुपये कर दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन ने कंपनी की ओर से टैक्स पास ऑन किए जाने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा 6 से 9 महीने में शेयर की अपसाइड सीमित रहेगी, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका। तो रेटिंग्स टारगेट जो हैं वो आईटीसी के डाउनग्रेड किए गए हैं। तपन सर, आपका जल्दी से क्विक एक रिस्पांस इस पे दीजिए मुझे। आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स पे क्या करना है, कोई एडवेंचर करने की जरूरत है या अभी गिरने दें? नहीं गिरने दे। संदीप जी, पहले भी बात हुई, का मेन कंपोनेंट है सिगरेट, और सिगरेट हमेशा प्रॉब्लम में आती है टैक्सेशन के बाद उसके वजह से। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ये हमेशा ध्यान रखें 67-70% की रेवेन्यू आईटीसी की वहां से आ रही है। तो बेटर इस काउंटर से जुड़े जहाँ इतनी वॉलेटिलिटी, और मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड ही होगा, क्योंकि जीएसटी अगर यहाँ कहीं कट होता है तो वहां वो बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल, आप अवॉइड ही करें फिलहाल के लिए। कल भी आईटीसी में आप देखें तो बड़ा फॉल था, एक नया 52 वीक लो बना था आईटीसी में, और आज भी आप देखिए करीब 4% के आसपास की कमजोरी के साथ ही यहाँ पे अब कारोबार होता हुआ दिख रहा है। खैर, इस बीच बाजार खुल चुका है, बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग होने की उम्मीद थी। आप देखिए कुछ वैसा ही रुझान मार्केट में देखने को मिल भी रहा है। अभी करीब 23 पॉइंट के आसपास की बढ़त है निफ्टी में। 26,170 के आसपास का लेवल है जहाँ पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेंचुरी लगाकर 100 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए 85,300 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पर आपको सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि आज बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, आज फिर से आउट परफॉर्मेंस है, हल्की ही सही लेकिन बढ़त है एज कंपेयर टू सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले, और करीब 100 पॉइंट के आसपास के गेंस आपको निफ्टी बैंक में भी फिलहाल नजर आएंगे। 0.25% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी आज शुरुआत तो अच्छी हुई है। कल हमने देखा था 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और फ्लैट स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ था। आज कारोबार की शुरुआत के लिहाज से देखें तो हल्की फुल्की ही सही, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। उसके बाद एक हमने डिप भी मारा और वापस रिकवरी की जो कोशिश है वो साफ तौर पे दिख रही है। कुछ स्टॉक्स की बातचीत करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें भी हम देख रहे हैं कि इनके जो बिजनेस अपडेट्स आए ना उसका इंपैक्ट है। 4% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। आईएफबी एग्रो में कल 10% का अपर सर्किट लग गया था, आज फिर से देखिए 3% के आसपास का अप मूव है। इसी स्पेस से रवि कुमार डिस्टिलरीज भी ऊपर है, 2.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक में आज हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की मजबूती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कर्नेक्स माइक्रो एक रेलवे वाला प्ले है, 2.5% के आसपास का अप मूव यहाँ पे भी आपको दिखेगा। दिखा दीजिए एक बार स्टॉक। और कोस्टल कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी करीब 2% के आसपास
आसपास की मजबूती है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि शुरुआती कुछ मिनटों में काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे आपको, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाजार अगर आप देखेंगे तो आपको भले ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता वो दिखेगा, लेकिन एक बार देवयानी इंटरनेशनल ले आइए सामने, जो मर्जर का इम्पैक्ट है ना वो स्टॉक के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। 7.5% के आसपास की तेज़ी आपको इस स्टॉक में नजर आएगी। जो अभी हम रिपोर्ट्स देख भी रहे थे ब्रोकर्स की, उसमें अभी नरेंद्र भाई हमें बता भी रहे थे कि सिनर्जिस्टिक बेनिफिट जो हैं वो आ सकते हैं 200-225 करोड़ रुपए के आसपास के सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशन से। ऐसा हमें एक रिपोर्ट में देखने को मिला यूबीएस की, जिन्होंने 190 रुपए का टारगेट। देवयानी इंटरनेशनल एक बार दिखा दीजिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि 7.5% के आसपास का अपमूव आज देखने को मिल रहा है। तो देवयानी इंटरनेशनल भी दिखाइए, जो कि इस मर्जर से आपको काफ़ी उत्साहित नजर आएगा। और सफायर फूड्स, जिसके 100 शेयरों के बदले में देवयानी इंटरनेशनल के शेयरधारकों को 177 शेयर मिलेंगे, वहाँ कैसा मूव है, वहाँ देखिए 4.5% के आसपास की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा फायदा जिस कंपनी में जाके मर्जर हो रहा है सफायर फूड्स का, यानी कि देवयानी इंटरनेशनल, उसमें देखने को मिल रहा है। और मर्जर रेशो के हिसाब से भी देखें तो कहीं ना कहीं देवयानी के पक्ष में ये फैसला आता हुआ दिखा है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज देवयानी इंटरनेशनल में ज़बरदस्त मूव ऊपर की ओर देखने को मिला है। एक बार जरा जुबिलेंट फूड वर्क्स भी दिखा दीजिए, वहाँ कैसा मूव देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक तो ऊपर है ही है, जहाँ पे हमने अभी बातचीत भी करी थी, इनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं। तो चाहे आप पीएसबी देखिए यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक, चाहे आप इंडियन बैंक देखिए, दोनों में ही हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसका इंपैक्ट हम पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। टीवीएस मोटर दिखाइए एक बार, जो इनके नंबर्स आए हैं दिसंबर सेल्स के, उसके बाद देखिए 3872 का लेवल है, 2-2.5% के आसपास का अपमूव स्टॉक में अभी और देखने को मिल रहा है। लूजर्स की बात करें तो आईटीसी दिखाइए एक बार, आईटीसी फिर से 5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। 346 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। इंटरेस्टिंग है हिंडे मोटर। सर आप कह भी रहे थे तपन सर कि ये जो स्टॉक है, जो आप 10% के आसपास का अनुमान करके चल रहे थे सेल्स में बढ़त आएगी, 6.6% का ही नंबर आया। तो बाकी जितनी भी कंपनियां ज़्यादातर नंबर्स जो है ना वो अनुमान से बेटर रहे हैं, और ये नंबर ने डिसअपॉइंट किया है, और वो देखिए स्टॉक प्राइस में दिख भी रहा है। तो हिंडे में सर और डाउनसाइड है, या इन लेवल्स पर भी आप कह रहे हैं कि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं, तो इन लेवल्स पर भी कुछ फ्रेश खरीदारी की सोच सकते हैं? नहीं, ये यहाँ आसपास कंसोलिडेट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एज ए ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मे बी इतना रिटर्न खास ना दे कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जो इसमें है, जैसे मारुति हो या अपना एमएनएम हो, वो दे में गिव अ बेटर रिटर्न देन हुंडई। सो उनकी ब्रांड्स अच्छी है, और वो जो आ रहे हैं वो भी कहते हैं ना कि मॉडल्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पिकअप नहीं हो रहा है जो पहले पिकअप होता था 1-2 साल पहले। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट होगा यहाँ वहाँ 10% ईयर एंड देयर, लेकिन थोड़ा कम रिटर्न देगा ये। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच बाजार आपको बता दें कि सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं 26,180 के आसपास। हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे एक्शन बहुत ज़्यादा है, बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ और आपके शेयरों के, आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तपन सर एक बार ना वोडाफोन आइडिया देखिए, पहले इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं ना। इस पे ना हुआ क्या है, 3 दिन से लगातार खबरें आ रही। 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, कल भी हमने देखा इसमें रिकवरी आई। अब कल शाम को खबर यहाँ पे ये आई है कि CGST अहमदाबाद से इनको 638 करोड़ रुपए का एक GST डिमांड नोटिस मिला है। 31 दिसंबर को इनको ये नोटिस मिला था, जो कि इनकी ओर से कल बताया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस ऑर्डर से वो सहमत नहीं है और इसके खिलाफ वो कोई लीगल एक्शन भी लेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आज एक बार दिखाइए स्टॉक कैसा है। पिछले 2 दिन से 31 तारीख को जब वो कैबिनेट का फैसला आया था, स्टॉक 15% गिरा था, और कल इस शेयर में आई थी 7-7.5% के आसपास की रिकवरी। आज फिर से करीब 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा है। अब सर इसमें सवाल ये चल रहा है कि क्या बाजार ने ये जो कैबिनेट का फैसला था उसको सही से नहीं समझा, या उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर दिया? क्योंकि कल जो रिकवरी आई है ना, उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो AGR कैलकुलेशन या फिर जो AGR रिलीफ आई थी, क्या उसको बाजार सही से समझ नहीं पाया, उसको रीड नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि 31 तारीख को जैसे मैंने आपको कहा, जब वो फैसला आया था ना कैबिनेट का, उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि
जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह का मूव आएगा या जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आएंगे, कुछ वैसे ही फैसले आए थे, वैसी ही घोषणाएं हुई थी। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था ना, उसके अकॉर्डेंस, उसके आसपास ही इस तरह का ही फैसला आने की उम्मीद थी भी। फिर उसके बावजूद शेयर इतना ज़्यादा क्यों गिरा, इसको लेकर थोड़ा सा ना बाजार में हमने देखा था कि थोड़ी सी हैरानी थी, थोड़ा सा पजल था बाजार। हालांकि एक तबका ये भी मान रहा था, एक्सपर्ट सा, कि जो घोषणाएं हुई है ना वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुई हैं, और जो घोषणाएं हुई हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बीच में एक गैप है, उसके बीच में एक अंतर है, जिस वजह से स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। तो सर फिर क्या वाकई में गैप था, इस वजह से शेयर गिरा? अगर वो सही था, फिर कल शेयर क्यों रिकवर हुआ? कहीं ना कहीं ऐसा था, मुझे जितना पता चला कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वेवर आ जाए, लेकिन वेवर आया नहीं था। या आधा वेवर हो यानी जाए हैं, पूरा निकल नहीं, हाँ यानी पूरा आधा हो निकल जाए नहीं एजीआर जाए वाला कोई, नंबर। या तो हाँ आधा हो जाए या कुछ निकल जाए, ऐसी बातें थी। लेकिन उन्होंने आई थिंक डिले कर दिया है कि भाई अभी नहीं, हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं। अब वो है ना, लटकती तलवार अभी भी लटकी हुई है, ऐसी बात है। और देखो, परफेक्ट स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, तो ये इससे अच्छा स्टॉक आपके लिए हो नहीं सकता है। लेकिन वही है कि यहाँ अभी भी वो तलवार लटकी हुई कि भाई आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए, हर वीक कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से या कहीं ना कहीं से आ जाता है। आज वो अहमदाबाद में जीएसटी काउंसिल वहां से आ गया। तो यही प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टॉक के साथ कि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। देखिए, और ऑफ कोर्स हमारे सभी रिटेल इन्वेस्टर यहीं खेल रहे हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते इसमें। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान यही देना है कि देखो, ये सब जो बातें चल रही हैं, या तो वेवर की बातें चल रही है या तो डिले की बातें चल रही है, लेकिन आप रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं आ रहा है। और वही दिक्कत आ रही है इस कंपनी के लिए। देखो, मैं एक थोड़ा पास में, नॉर्मली हम लोग जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते तो हम टर्न अराउंड स्टोरी की बात करते हैं। तो टर्न अराउंड स्टोरी जो मुझे नियर बाय पता है वो है सुजलॉन और सीजी पावर। जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है। यानी आप कैसे डेट रिकवर करके 5 रुपए से 80-100 रुपए तक गए वो। लेकिन कब गए? जब उनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ने लगे। करेक्ट। वोडाफोन को भी यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बनना है, तो एट द एंड उनको कस्टमर नए लाने पड़ेंगे और उनका कस्टमर बेस बढ़ना पड़ेगा, ना कि कम होना पड़ेगा। अब तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो प्लीज इन्वेस्टर आप ध्यान से देख रहा करिए, नहीं तो ये न्यूज फ्लो तो चलती ही रहेगी। और ये जो है वो हमारे बस की भी बात नहीं कि कब कल क्या आएगा। और यहाँ जो जिस तरह से रूलिंग आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो टेंशन है। इसलिए आप देखें कि ये वॉलेटिलिटी इतनी है। आज मुझे पता नहीं कैसा है स्टॉक, आज भी 1% अप है। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से कीजिए, लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। यहाँ एक एडवाइस है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत सारी चीजें सही होनी बाकी है। और जो इनके कॉम्पिटिटर है ना सर, वो है जियो और एयरटेल। तो वो हमें पता है कितने स्ट्रांग है, और 5G स्पेक्ट्रम में कैपेक्स भी बहुत चाहिए। सो जब तक रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में इनका कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा ना, आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल, स्टॉप लॉस लगा के चलिए। लेकिन हाँ, रूलिंग जैसे मुझे पता चला कि वेवर के या कुछ वेवर आना है, वो आया नहीं, इसके वजह से ये वॉलिटिलिटी आई है। अच्छा, जिनको फैसले को लेकर कंफ्यूजन है ना कि आखिर फैसला आया क्या था जो इतना बड़ा मूवमेंट आया, मैं फैसला आपके सामने एक बार रख देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आखिर सिचुएशन क्या है इनके लिए, जो इतना एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा रिलीफ इनके लिए आ जाएगा। एक बार कैबिनेट का फैसला लेके आइए, जो कि 31 तारीख को आया था। अब वोडा आइडिया का जो एजीआर बकाया है ना, उसको 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज कर दिया गया। जैसा अभी तपन सर कह रहे थे ना, कोई भी रिलीफ नहीं दी गई, रिलीफ इन द सेंस कि कोई कटौती नहीं की गई या फिर खत्म नहीं किया गया ब्याज, या फिर जो पेनल्टी थी या पेनल्टी के ऊपर ब्याज था उनको वेव ऑफ नहीं किया गया। केवल इनको एक मॉरेटोरियम दिया गया, यानी कि मोहलत दी गई है। जो एजीआर बकाया की पेमेंट है ना, उसमें अब ये FY32 से FY41 के दौरान इनको एजीआर का भुगतान करना है। अगर ये मॉरेटोरियम नहीं होता, यानी कि इनको ये मोहलत अगर नहीं मिलती, तो इनको 31 मार्च से, ये जो अभी 31 मार्च आएगी इसी साल, अब तो नया साल शुरू हो गया, इनको 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। ये शुरुआत करते 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की किस्तों में इनको ये पेमेंट करना पड़ता। तो ये जो मॉरेटोरियम आ गया, अब ये तो अच्छी बात हो गई कि इनको मार्च से पेमेंट नहीं करना, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा था कि कोई एक रिलीफ आएगी, कुछ ना कुछ वेवर आएगा, कुछ हटा दिया जाएगा। हटाया कुछ भी नहीं गया है। तो किया क्या है फिर कैबिनेट ने बहुत स्मार्ट मूव लिया है सर। उन्होंने क्या किया है, एजीआर बकाये के जो रीअसेसमेंट है ना, उसके लिए ऑडिट के आधार पर, ऑडिट लेड एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार की ओर से एक ना पैनल गठित किया गया है। उसके सामने ये कंपनी चाहे ना तो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सकती है, और उसके बेसिस पर फिर फैसला आएगा। जैसे आप कह रहे हैं, फिर थोड़ा समय लगेगा, तलवार अभी भी लटक रही है, तो
एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि 4 से 5 महीने कम से कम लगेंगे, जब तक ये सुनवाइयाँ होंगी, इनके तर्क रखे जाएंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे पैनल के सामने, इनकी सारी चीज़ें जाएंगी। अगर कोई रिलीफ आना है, कोई वेवर आना है तो कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट FY18 और FY19 का जो AGR बकाया है ना, वो इनको अगले 5 साल में पूरा चुकाना है। और वो एक्सपर्ट्स का एक कैलकुलेशन है कि शायद एक 800 करोड़ रुपए के आसपास का जो पेमेंट है ना, वो इनको शायद हर साल करना पड़ सकता है। तो VLA मैम, सारी चीज़ें आपने समझ ली, टेक्निकल बेसिस पे भी बताइए और फंडामेंटली भी जिस तरह का मूड माहौल है, बड़ी गिरावट भी हुई, लो लेवल से रिकवरी भी हो चुकी है। अब 12 रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया में आप क्या कह रही हैं अपने क्लाइंट्स को? है, दोबारा टारगेट है। कल का जो परसों का जो डिप आया था, मैंने पहले ही बताया था सभी को कि आप लोग 10:30-11 के बीच में आए तो खरीदिएगा, और 12 रुपए से 14 रुपीज कंसिडर दी टारगेट्स। तो मेरी स्माइल, मैं इसीलिए खुश हूँ कि अगर कोई हमारी बातें सुनता है, समझता है, सो विद माई स्माइल दे आर ऑल्सो गेटिंग ब्राइट पोर्टफोलियो, एज मतलब हरा पोर्टफोलियो उनको दिख रहा होगा, टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक, क्योंकि 12 रुपए का टारगेट मैंने दिया था और वो हो रहा है। सो देखिए, एक्सक्यूज मी, दो चीजें मैं यहाँ पर पसंद करती हूँ अबाउट वोडाफोन, बहुत न्यूज में है, वॉल्यूम्स है। सो फॉर वोडाफोन में पसंद मैं ये करती हूँ कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत है और वॉलेटाइल है। ट्रेडिंग के लिए आपको वॉल्यूम की तो यही कमी नहीं है, ये तो FNO में भी है। यस, तो वॉल्यूम बहुत है। तो मतलब आप एक, अदरवाइज क्या होता है ना संदीप जी, कि इतने छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट आपको हमेशा ऊंचे भाव पर या फिर निचले भाव पर बेचना पड़ता है, ये प्रॉब्लम रहती है। बट इसमें आप मतलब पैसे पैसे पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है और पैसे पैसे पर आपको एग्जिट मिल जाता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट वोडाफोन, जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। और मैं बार बार आप लोगों को, ये तो हो गया ट्रेडिंग के मायने से। सो फिलहाल अगर आप अब आने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी स्टॉप लॉस वही है जो 10 रुपए 10.5 रुपए पर आने वालों के लिए है, और वो स्टॉप लॉस मेरी नजर में 9 रुपए 30 पैसे है। आप एंट्री बनाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 12 रुपए वॉज द टारगेट जो मैंने आप लोगों को पिछले ट्रेडिंग सेशंस में दिया था। ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, राइट नाउ। रही बात इसमें टारगेट, तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर के कि 12 रुपए का टारगेट तो आज हिट हो ही गया है, बट फिर भी यहाँ पर आप अभी आगे इसको 13, 14 और 14 के बाद अगर आप समय दे सके तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके, यानी प्रॉफिट को ट्रेल करके या फिर कैपिटल को प्रोटेक्ट करके, इन सिंपल वर्ड, अगर आप अभी आ रहे हैं तो इन अदर वर्ड्स आप अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। तो अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हैं, उस केस में अपने स्टॉप लॉस को उतना रखिए कि आप बर्दाश्त कर सके। पहले आप या तो कैपिटल क्वांटिटी को मैनेज कर लीजिए अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगे तो, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 9 रुपए 30 पैसे से नीचे आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये तो इसका व्यू हो गया। रही बात आउटलुक, पॉजिटिव है अभी भी ना। फंडामेंटल्स को लेकर के मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर कंसर्न है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, व्हाई आई एम सो पॉजिटिव अबाउट इट, तो मेरे लिए उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव, मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन उतने प्लेयर्स है नहीं, और किसी न्यू एंट्रेंट को ला करके सेट करना उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि जो पहले से मार्केट में है आप उनको नरिश कर लो, आप उनको आप उनको चला लो। तो ये जो AGR के लिए मॉनिटोरियम दिया गया है, ये भी एक एंगल से वेवर मिलता तो बहुत बढ़िया बात होती है। ये सीधा फिर ये 14 की तरफ निकल जाता है, ये जो 10-12, ये जो थोड़ा सा 20-15% का डिप आया, ये नहीं आता। लेकिन जिनको आगे उनको एंट्री मिल गई। बट आगे के आउटलुक को लेकर के 5 साल का जो समय दिया गया है ना, 5 साल बहुत बड़े होते हैं। 5 साल में मेरी बेटी छोटी से मेरे कंधे तक आने की इतनी अच्छी बढ़ गई है। सो व्हाट आई मीन, 5 साल में बहुत कुछ बदलता है। तो 13-14 आपने जो बोला, अगर 5 साल का आप समय ले रही हैं या 1-2 साल का कोई समय ले, तो 13-14 के बियॉन्ड कहां तक आपको दिखता है जब 12 रुपए के स्टॉप लॉस की आप बात कर रही हैं? ओके, तब तो ये 24 तक जा सकता है। बस मैं इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस कंपनी को मरने ना दिया जाए, कोई तो आकर के इसका हाथ थाम ले। और एक वेल एस्टेब्लिश्ड, फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है लेकिन आप देखिए ना कि इतना इजी लाइसेंसिंग एंट्री नहीं मिलती इस इंडस्ट्री में, बहुत सालों लग जाते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो कोई ना कोई, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके ऊपर किसी अच्छे इन्वेस्टर की, कोई भी हो सकता है, नजर पड़ेगी, जहां पर इसमें हमें एक बहुत टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट होगी, रिटर्न राइट हो सकती है। सो फिलहाल वो एक बड़ी बात है, मतलब आगे क्या हो सकता है वो आगे की बात हो गई। बट फिलहाल ऑन द स्पेसिफिक टू दी फंडामेंटल्स ठीक है, करंट वैल्यूएशन पर ठीक है, कोशिश करिए लेने की, लेकिन उतना ही लीजिए जो आप बर्दाश्त कर सके। फिलहाल के लिए महंगा नहीं है, टारगेट का वेट कर लीजिए। और रही बात कितने टारगेट, 2-3 साल के हिसाब से या 1-1.5 साल के हिसाब से 24 के ऊपर है।
तो लगभग आप देखिए कि डबल है यहाँ से, इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं रख सकती हूँ। और प्राइस के हिसाब से पूरा न्यूज फ्लो होगा, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये एक वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी प्राइसिंग, अपनी पोजिशनिंग प्लान करें। ठीक है, 2-3 साल में ये डबल हो सकता है, हाँ आप संदीप ऐसा जी, कह रही हैं। हाँ प्लीज़ सर। यहाँ एक और एक पॉइंट था, मैं कहना भूल गया कि देखिए जो एजीआर ड्यूज है ना बहुत बड़े, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 87,000 करोड़ का है। इसको वेवर देना यानी एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट करने जैसा है। क्या एग्जैक्टली। होता है कि यस। काफी हद तक ये क्यों बेंच लगाई जाती है, क्योंकि भाई वो बताए कि भाई हम लोग कुछ भी देने से पहले भी ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और क्योंकि आप प्राइवेट कंपनीज का वेवर ऑफ कर रहे हो, ठीक है गवर्नमेंट का इसमें अपना स्टेक है, लेकिन वो फेवरिज्म की बात आ जाती है, तो इसलिए भी हाँ सुप्रीम कोर्ट यस। इतना जल्दी जजमेंट नहीं देती है। ओके, जी। दे विल चेक, एंड काफी हद तक वो ये होता है कि इस सेक्टर को आप वेवर देते हो तो बाकी सेक्टर को क्यों नहीं दे रहे हो। तो बहुत पॉलिटिकल भी इशू हो सकता है, तो वो भी यहाँ ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा ये लंबा खींच सकता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सर, ताकि लाइन ना लग जाए, बाकी ना आ जाए, एयरटेल भी लाइन में ना आ जाए कि फिर हमारे भी वेव ऑफ कीजिए। भाई ऐसा थोड़ा ना, हमारी गलती थोड़ा ना कि अगर हम अच्छा कामकाज कर रहे हैं, हम भी अगर गिरे पड़े होते तो फिर हमारा भी माफ़ हो जाता है। ये तो फिर फेवरेटिज्म हो जाता है, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई एक तरह से देखा जाए तो। फेयर इनफ सर। तो फिर भी जिस तरह का मूड माहौल है जो हो गया, मतलब एक बड़ी गिरावट 31 दिसंबर को कैबिनेट के फैसले के बाद, और कल की रिकवरी, और आज फिर से मूड माहौल पॉजिटिव है। ये स्टॉक 12 रुपये पर खड़ा है, 24 रुपये तक जाने की तैयारी है, अगले 2 से 3 साल में डबल हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। चलिए ठीक है, ये हो गई वोडाफोन की बात। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले ही अपने सवाल शेयर कर चुके हैं। एक ना नैन्सी जी का सवाल सबसे पहले प्राइम मेंबर्स में देखें तो कह रही है कि हैप्पी न्यू ईयर ऑल, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ टू एंजॉय लाइफ। एंजॉय लाइफ की बात से शुरू हुआ था कार्यक्रम, आज मस्त रहने से ही, और वही बात फिर से आ गई। तो ये कह रही है कि टू व्हीलर के, सर ये आप ही एड्रेस कीजिएगा तपन सर, ये कह रही है कि टू व्हीलर के नंबर जैसे आए हैं, हमने हीरो मोटोकॉर्प भी देखा, हमने टीवीएस के नंबर्स भी देखे हैं, इसके बेसिस पर क्या करंट मार्केट प्राइस पर बेलराइज को खरीदा जा सकता है, जो ऑटो एंसिलरी प्ले है, इनके जो सप्लायर है, ये सवाल है इनका। और करंट मार्केट प्राइस पर फिर मैं डीसीबी की बैंक की बात कर रहा हूँ, पहले ये बेलराइज बताइए सर, इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है क्या? बेलराइज कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, अगर आप देखें तो इसका पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छा है। ऑफ कोर्स ये अपने कह सकते हैं ना ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, लेकिन नो परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, और मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि जिस तरह की ऑटो डिमांड की रिकवरी आ रही है, और नो इवन ये जो सेगमेंट में ईवी और डिफेंस सेगमेंट, वहाँ भी अच्छा नो डिमांड है। और अगर आप देखें तो काफ़ी इंस्टीट्यूशनल यहाँ इंटरेस्ट भी दिख रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल डील्स भी हो रही है। सो यहाँ उस तरह से डिमांड है, और अगर आप देखो तो टू व्हीलर शेयर में ना आई थिंक इनका लार्जेस्ट स्टेक कहते हैं कि उनका पार्ट है। सो दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग बेलराइज एज सच, उनके जो सेगमेंट है उसमें, और आगे जाके वो सस्पेंशन ऑर्डर्स और वहाँ भी ऑर्डर मिलने वाले ऐसा लग रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, तो बाय ऑन डिप्स रखे। अगर यहाँ 10-15% भी थोड़ा नीचे आता है, 5-10%, तो धीरे धीरे एसआईपी मोड में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी मोड में धीरे धीरे कोई भी गिरावट मिलती है तो आप बेलराइज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चल सकते हैं। वेले मैम जरा आप डीसीबी बैंक देखिए, दूसरा सवाल इनका डीसीबी बैंक को लेकर है। कह रहे हैं कि डीसीबी बैंक एट 185 क्या मेरा लेवल आने पर एग्जिट करूं या फिर वेट करूं? तो पहली बात तो इनका लेवल कब तक आएगा, और इनको क्या एग्जिट कर जाना चाहिए अगर 185 आ जाता है जो कि इनका एंट्री लेवल है? तो एग्जिट मत करिए, उसके बाद तो इसमें अपॉर्चुनिटी होगी कि ये आपको 190, जो कि 5 पॉइंट अभी ही है वैसे आपके बाइंग से, बट 190 जो अचीवेबल है। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रेलिंग के साथ में आप इसको थोड़ा और होल्ड कर लीजिएगा 200 तक, ये पॉसिबल है। अभी ये 177 पर है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज इट। आपका एक स्टॉप लॉस जो है टेक्निकल एवरेज एक स्टॉप लॉस जो इसमें बनेगा वो 165 का है। सो क्योंकि आपकी बाइंग ऊपर की है थोड़ी सी, तो आपका बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्टॉप लॉस रेंज जो है वही रहेगी। तो 165 का एक स्टॉप लॉस है। हालांकि आप 190 से 200 के टारगेट का जरूर वेट कर सकती हैं, एंड फिलहाल आप इसमें बने रहिए। ठीक है संदीप जी, जी जो ऑटो सेक्टर जिस तरह से नंबर्स दे रहा है, जी एक प्री एंट्री मुझे अच्छे से याद आ रहा है। जब ऑटो एंसिलरी सेक्टर की बात हुई थी तो मदरसन संवर्धना 104 100 पर
आपके शो में मैंने रेकमेंड किया था, एंड टुडे इट इज 124। ज्यादा समय नहीं लगा इसको, नवंबर की बातें हैं ये, नवंबर से लाइक अभी डेढ़ महीना 2 महीना पूरा नहीं हुआ है, और ये अभी 24% के लगभग का 20 से 24% के गेन पर ये स्टॉक है। जितने भी लोगों ने अगर उसको कंसिडर किया है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 120 रुपए का टारगेट दिया था मैंने, जो कि हिट हो गया, अभी 124 पर ये आ गया है और अच्छे से उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। सो क्या हमको यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है? नहीं, अभी ये सेक्टर थोड़ा सा और चल सकता है। तो आप क्या करें कि इसमें 112 रुपए पर इस बार ट्रेलिंग लगा करके, और इसमें जो सेकंड टारगेट दिया गया था 130 का और फिर 145 का, उनका वेट कर लीजिए। दायरा बढ़ाइएगा, दायरा आप लगभग एक और क्वार्टर का समय दें, यानी मार्च तक का समय दें इसको, और ट्रेलिंग के साथ में अभी भी होल्ड करके बने रह सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि जी। अभी भी इसमें से निकलिए मत, आप बने रहिए इसमें। अगर मुझे सही याद है, या तो ये 24 तारीख को या फिर 14 तारीख को आपने हमारे दर्शकों को बताया था, तो अभी 2 बार आया 112 था रुपये। एक्चुअली ये बात में, सॉरी, 2 बार आया था ये न्यूज में, मतलब डिस्कशन में। हाँ, तो आप इसमें बने रहिए। अब अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेल कर लीजिए। आप अगर 104 रुपये के आसपास से खरीद के चल रहे हैं, आप इसमें होल्ड किया हुआ है, 120 का टारगेट तो आया ही है। अब आप इसको अगले टारगेट के लिए 130 145 के लिए भी 112 रुपये का स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लीजिए, और इसमें आप बने रह सकते हैं। मैं आपकी पुरानी जो फाइलें हैं ना वही देख रहा था कि अगर मुझे इसमें दिख जाए कहीं 14 तारीख के आसपास या 24 को, आई थिंक आप हमारे साथ जुड़ी थी उस समय, शायद आपने ये हमारे दर्शकों को बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं देख लूँगा, लेकिन 112 रुपये का स्टॉप लॉस आ गया ट्रेल करके, आप अब इसमें बने रह सकते हैं। सुमीर जी का अगला सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू आईटीसी होटल। मेरे पास 100 शेयर हैं 218 रुपये पर, आरवीएनएल 100 शेयर है 355 रुपये पर, इसमें स्टॉप लॉस और मुझे टारगेट बताइए और एवरेज लेवल से फैनी। तो सर अब सवाल पता कहाँ आ गया है तपन सर, कि आईटीसी ले लें क्योंकि आईटीसी बहुत अट्रैक्टिव हो गया, या फिर आईटीसी होटल्स, दोनों में से कौन सा अच्छा है? ये हमारे जो दर्शक हैं इनके पास 218 रुपये का आईटीसी होटल्स रखा हुआ है। आईटीसी होटल्स और खरीद लें, इसको एवरेज कर लें, या फिर अब जिन लेवल्स पे आईटीसी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया? नहीं नहीं, आईटीसी हेड्स डाउन नो, हमेशा अच्छा ही रहेगा। आईटीसी होटल इज फार फार बेटर। पहली बात को एम्बिग्यूटी नहीं है आपकी कि भाई ये कोई जीएसटी लगेगा या जो सिगरेट का टैक्स लगेगा, ये वो बहुत बड़ा। देखो, मार्केट को क्लीन स्लेट चाहिए। मार्केट को अगर किसी स्टॉक को भगाना है तो उनको इफ एंड बट्स नहीं चाहिए, तो वहाँ आईटीसी होटल बहुत अच्छा फिट होता है। और आईटीसी होटल की बात भी करें तो ना, आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि वो 15 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 20,000 रूम की बात करिए 2030 तक, जो बहुत ही अच्छा जंप है यहाँ से। इवन सेक्टर भी अगर आप देखो तो उसमें पूरा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी 72-74% के आसपास रहती है। और जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, आईटीसी होटल्स को डायरेक्टली बेनिफिट होगा यहाँ। और इस लेवल पे ऑफकोर्स ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपने लेवल से बढ़ चुका है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आगे अच्छा रहेगा। आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म है तो आप प्लीज इस पे बने रहे। यहाँ से भी एक अच्छा खासा जंप यहाँ से दिख सकता है। ठीक है, और अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी पे बिल्कुल नज़र मत रखिए, आईटीसी होटल्स पे ही फोकस कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी आईटीसी होटल्स की बात। विले मैम आप देख लीजिए एक बार आरवीएनएल को, जो इनके पास 100 शेयर रखे हैं 355 रुपये के दाम पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज भी किया जा सकता है इन लेवल्स पर? ऑलराइट, कितने का प्राइस है इनका? 355 है मैम। अच्छी बात है कि ये ऊपर जाने पर 355 एवरेज करने है। के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो फिलहाल एवरेज मत करिए, ऐसे ही जितना है रखिए उसको एज इट इज। एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ तब करनी है अगर ये 340 पर आए तो, एंड फिंगर क्रॉस रखिए कि 340 ना आए लेकिन अगर आ जाए तो एवरेजिंग करना है ये इसलिए बोला है क्योंकि इनकी बाइंग है थोड़ी सी उसके ऊपर की है ना, तो इसलिए। बट आप इसको फिलहाल एवरेजिंग ना करें, व्यू रखें थोड़ा सा आप इसमें मिड टर्म का। एंड मिड टर्म के हिसाब से आरबीएनएल जो टारगेट्स हम लोगों ने दिए थे 400 का दिया था, वो तो हिट हो गया। बट अब जब दोबारा इसमें डिप आया है, कूल ऑफ हुआ है, तो आगे की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, कंसिडरिंग दैट अब वापस से आप इसमें 400 नहीं, पहला टारगेट यहाँ से 410 का एक्सपेक्ट करिए, और अगला टारगेट इसके बाद सीधा सीधा आप 460 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो और स्टॉप लॉस जो है, अगर कोई फ्रेश एंट्री बना रहा है आई वुड से 340 का वेट करो, जो पहले से है आप एज इट इज बने रहिए, और स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पर 320 का मेंटेन करके चलिए।
कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा जाकर के उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग दोनों के लिए अलग तरीके से अलग लेवल्स दिए हैं। ठीक है, ओके। तपन सर, एक बार एमसीएक्स पर आपकी राय दीजिए। आज है 2 जनवरी का दिन। आप बोलेंगे 2 जनवरी क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। तो 10,000 वाला स्टॉक है ना सर, अब वो आ गया है 2200 की रेंज में। 2270 रुपये का प्राइस है सर। देखिए स्टॉक स्प्लिट के बाद 3% के आसपास का अप मूव है। तो सर अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर दाम कम हो जाता है तो सस्ता हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा, दाम कम हो जाता है तो उस लिहाज से सर 2270 रुपये पर एमसीएक्स कैसा लग रहा है आपको? एमसीएक्स बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप कमोडिटी एक्शन में, एक तरह की मोनोपोली है, एनसीडीएक्स जो है दूसरा एक्शन बहुत छोटा है, एग्री कमोडिटी में होता है। अदरवाइज एमसीएक्स हेड्स ऑन है। अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से भाग रहे हैं, तो अपने आप आपके जो एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो आप ट्रेडिंग के व्यू देखते हैं, कहते हैं ना, डील्स बहुत बड़े होते हैं। और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है कि जो इक्विटी मार्केट ने इतना रिटर्न नहीं दिया, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने जिस तरह से रिटर्न दिया, तो मुझे पता है काफी ट्रेडर्स गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं, और वहां अपना एमसीएक्स एक है। तो एक तरह से वो बेनिफिट सबसे बड़ा है। और अगर आप देखो वर्ल्ड ओवर, नॉर्मली इक्विटी मार्केट से बड़ा कमोडिटी मार्केट होता है, जो इंडिया में अभी नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है कमोडिटी मार्केट आगे बढ़ने का। तो आपका एक ही तो प्लेयर है उसमें, तो वो फायदा इसको डायरेक्टली यहाँ हो रहा है। और यहाँ जाके भी मुझे वैल्यूएशन देखे काफी हाई है, 83 के पीई पे है, तो नो डाउट ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है। लेकिन इसकी मुझे लग रहा है यहाँ से इसका वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा रहेगा आगे जाके। और इंटरेस्ट हो रहा है, एफएनओ अभी चल रहा है, क्योंकि मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा था कि काफी लोग कमोडिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। सो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन एमसीएक्स। तो ये तो बाय ऑन डिप्स हमेशा रहेगा, इसको लंबे समय तक बहुत अच्छा पैसा बना के देगा ये आपको। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। वीएलए मैम जरा मार्केट देखिए एक बार। मार्केट ने ना एक बार देखिए वीकेंड से पहले जो मोमेंटम है वो पकड़ लिया है। बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं ना कंपनी को, उसको लेकर आई थिंक उत्साह है। और आपने कहा था कि 26,270 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 26,310, 26,140 के आसपास हमने बात करी थी। तो 26,250 तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में लेवल्स आ चुके हैं। तो 26,270 का वेट करें प्रॉफिट बुक करने के लिए जिन्होंने लिया है, या फिर यहीं पर कर लें बुक? नहीं नहीं, वेट कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आप अभी नहीं बोलते तो मैं आपको कॉल, मैं आपसे आपसे टाइम लेके बोलती कि देखिए मार्केट पर एक बार ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, आपने बोल दिया। क्योंकि सामने आई वाज ट्रैकिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ट्रैकिंग में देख रही थी कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद वो ब्राइटनेस मेरे चेहरे पर दिख भी रही होगी। वो स्माइल आ जाती है अगर जैसी आप एंटिसिपेशन करते हैं, अगर उस तरह से आपका व्यू चल रहा है तो लाइकली है कि आपको भी खुशी मिलती है। दैट वाज देयर। तो ठीक है। फिलहाल निफ्टी बैंक का फर्स्ट टारगेट हुआ है, पहले 60,000 के ऊपर निकला है। आप इसमें अभी भी बने रहिए। ट्रेड लॉन्ग ही प्लान करना है, सेल के लिए मना किया था, इट्स वर्किंग। निफ्टी 50 में भी इंडेक्स में बने रहिए। 270 का जो टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस आप चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं इंट्राडे लो पर। अभी वो जो स्टॉप लॉस पहले डिस्कस किया था 2607 का, 2670 का, 26,070 का, उसकी जरूरत नहीं है अभी। आप 26,100 पर स्टॉप लॉस लगा करके बैठ सकते हैं। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी में आपको एक थोड़ा सा और सेफ हो गए अभी आप। सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर 26,100, अभी 26,250 चल रहा है ना। हाँ, तो फिर भी 26,070 वाला मतलब मार्केट ऊपर आ गया वहां से 100 पॉइंट, और आपने स्टॉप लॉस बढ़ाया सिर्फ 30 पॉइंट। उतना ही है, क्योंकि इंट्राडे देखिए टेक्निकल्स अगर आप प्ले कर रहे हो, मोमेंटम प्ले कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन रूल्स जो हमेशा फॉलो करने ही चाहिए। सो स्टॉप लॉस अभी वही है, 26,100 पर ट्रेलिंग करके रखिए एंड ट्राई टू ट्रेल इट। जैसे 270 के ऊपर निकलता है देन आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए 310 के लिए। मोस्ट लाइकली है कि 310 आज हो जाए, लाइकली बोला है मैंने, बहुत ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के अपनी पोजीशन को उससे पहले काटे ही ना, लेकिन आप ट्रेल करते करते आगे चलिए। एंड बाकी दोनों इंडेक्स पर फिलहाल का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। नई हाई की एक्सपेक्टेशन है मेरी अच्छी खासी। अब आज बनेगा कि मंडे, आई डोंट नो। नहीं पता क्यों मैं स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। पता डर एक ही बात का है मैम, डर है वीकेंड का। जो 2 दिन का वीकेंड आ रहा है ना, वैसे मूड माहौल ऐसा है कि ज़्यादातर एब्सेंट है, वॉल्यूम कम है, तो कहीं ऊपर से धड़ करके गिर ना जाए। मतलब वीकेंड से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शक की नज़र से देखना पड़ता है, क्योंकि कब गिरावट आ जाए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे भी आ जाए, यू नेवर नो। सिर्फ उसलिए मैंने कहा था कि जो बन रहा है लेकर निकल जाएं क्या, या मतलब एक बार बुक कर लें।
इफ नॉट पूरा, मतलब आधा ही बुक कर लें? नहीं, वेट फर्स्ट टारगेट को तो एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। वेट फॉर फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट, नहीं, उसके तो आगे व्हिच बैंक इज निफ्टी लाइकली के तो टू हिट। 60,000 का टारगेट भी आ गया, उसमें कर लीजिए। अब इतना पूछेंगे आप तो मैं यही बोलूंगी वीकेंड है, नहीं देन नहीं, बुक योर पार्शियल की बात, प्रॉफिट। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू। मेरा कन्विंस करने का मतलब सिर्फ इतना ही है, या फिर बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने खड़ा है। जब 60,000 आ गया है, यस, आपने जब 59,700 के आसपास बोला था, तो फिर क्यों ना पार्शियली सही, व्हाई नॉट पार्शियली थोड़ा सा बुक कर लें, कम से कम कुछ तो मिले वीकेंड एंजॉय करने के लिए। ठीक है। थोड़ा सा इसमें पार्शली में भी 70% बुक कर सकते हैं, 30% अभी भी रखिए, हाई पॉसिबल है इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा चलने दीजिए, 30% तो कम से कम चलने दीजिए। और बाकी सिमिलरली बैंक निफ्टी 50 में भी 70% से ज्यादा बुक, 70% तक बुक कर सकते हैं, बाकी होल्ड करिए। अभी थोड़ा सा ठीक है। मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ये इंट्राडे में तो थोड़ी सी मजबूती दिख रही है। कैरी फॉरवर्ड मत करिए पोजीशंस, क्योंकि जो चीज आपको 1-2 दिन में मिलने वाली थी, आपकी बात वैलिड लगी मुझे, वैलिड है कि जो जो व्यू बैंक निफ्टी में 1-2 दिन के लिए दिया था, वो अगर एक ही दिन में हो रहा है, कुछ घंटों में हो रहा है, नथिंग लाइक दैट, तो आपको जल्दी मिल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर लो। दैट्स योर व्यू एंड आई अंडरस्टैंड दिस। मैंने जस्ट मतलब उसको लाइटर नोट पे उसको ठीक है, थोड़ा सा ट्रेलिंग हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल वेट फॉर द टारगेट। 30% तो क्वांटिटी फिर भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू होगा। मोस्ट लाइकली है कि निफ्टी बैंक आज नया हाई बनाए, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा शायद आज समय ले। ठीक है, निफ्टी एक 50 और, आएंगे। एक ना और आपके सामने ऐसा ही सवाल रखता हूँ विले मैम, जब ये थोड़ी दुविधा आती है ना मन में, थोड़ा ऐसे क्लैरिटी नहीं होती, वो है आईएफबी एग्रो को लेकर। आईएफबी एग्रो कल लगा था 10% का यस, अपर सर्किट, आज भी आप देखिए स्टॉक में बहुत ही शानदार मूव है, आज भी करीब करीब 4.5-5% के आसपास का मूव है। इसमें भी सवाल वही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लें क्या? एंट्री पर मैटर करते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ की है, या तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसी प्रॉफिट या इसी 60%। इसी प्रिजम्पशन के साथ ही मैंने ये सवाल पूछा कि जिसने नीचे लिया है थोड़ा बहुत बुक कर लें, जैसा जी, चार्ट दिखा भी रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए। देखिए, अच्छा। मैं एक यही चीज सजेस्ट करूंगी आपको, नए साल की शुरुआत अगर अच्छे दिन से करनी है, पहला मार्केट सेशन आपको कल भी था वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नया पूरा वीक क्लोज हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट घर आना चाहिए। जो बुक हुआ, जो पैसे में कन्वर्ट हुआ, वो आपका, जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपका नहीं है। वो कभी भी ऊपर नीचे होता है, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अगर आपको थोड़ा बहुत लेकर के आना है घर पे, आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आप आईएफबी एग्रो को अभी भी 1370 पर रख के ट्रेल करके छोड़ दे, देन लेट मी टेल यू कि ये आराम से 1670 तक अभी चल सकता है, और अभी ये 1550 पर है। एंड इसके बाद और भी यहाँ से आपको लगभग लगभग 1800 का दूसरा टारगेट भी दिख सकता है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रहिए, ताकि एक जो अपसाइड की मूवमेंट बाकी है वो भी आपको मिल जाए, समहाउ आपके पॉकेट में वो आ जाए। ठीक है, 1550 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल हमें मिला है राणा राज मौली जी की ओर से, कह रहे हैं, ये हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर जी, सीईएससी कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 147 पर 700 शेयर होल्ड हैं, लॉन्ग टर्म विजन है अप टू 10 ईयर्स। तो तपन सर, ये तो सवाल आप ही के लिए है, क्या ये अप्रोच ठीक है इस स्टॉक पर? सर, ये 10 साल का व्यू लेना, पावर सेक्टर में रहना ही है, तो क्या सीईएससी बेस्ट पिक है? ठीक है। नहीं, बात अगर 10 साल की है तो ये स्टॉक ठीक नहीं है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है पावर सेक्टर में जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 साल से इसका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ हिला ही नहीं है, वहीं का वहीं है। रेवेन्यू जंप कुछ नहीं है, आप सिर्फ देखो तो प्राइस जंप है, और प्राइस जंप में वही प्रॉब्लम होती है कि अगर जिस दिन आपका जो नीचे आता है तो वो बहुत नीचे आ जाता है। आप देखिए तो पी रेशियो अगर मैं देखूँ तो ये भाई 8 के 9 पे चल रहा था, वो अभी आप देखो 15 के आसपास है, बीच में वो 20 पे गया था। और उसका रीजन वही है कि एक तरह से पावर बूम आया था, तब ये स्टॉक भी चला था। आगे जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ रेवेन्यू 10% सीएजीआर से ग्रो हो सकती है, ईपीएस ग्रोथ भी 5-10% से होगा 5 ईयर्स। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है वो मुझे यहाँ पंगा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा अभी भी इशू आएगा। आगे जाके इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा ऑन हायर साइड है, और जो ये सेक्टर में है वहाँ डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा अगर आप मैं इसका अल्टरनेट भी देना चाहूँ, मैं सीएससी में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट पॉजिटिव, तो मेरी ना होगी 10 साल के लिए। अगर आपको जाना है तो आई थिंक वैल्यूएशन की दृष्टि से अभी अदानी पावर एक अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है, और दूसरा अगर आपको जाना है पावर में ही जाना है तो एक ये भी अच्छा है।
अपना पावर ग्रिड भी एक अच्छा है जो एक स्टेबल इनकम आपको यहाँ से दे सकता है, या तो आप टाटा पावर भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब CESE नहीं, टाटा पावर, अदानी पावर या फिर पावर ग्रिड, इनको आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है अगर आपका 10 साल का नज़रिया है। सर अगला सवाल भी आप ही के लिए ही है। ये सौरभ गोयल जी की ओर से सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास TMCV टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 211 रुपये के रेट पर थे, डीमर्स प्राइस था आई थिंक, जो इनका जो सवाल है उसके हिसाब से आई थिंक लग रहा है। कह रहे हैं कि 25% कल मैंने बेच दिए 430 रुपये के रेट पर, बाकी मैं होल्ड कर रहा हूँ 75% अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नीचे आए तो फ्रेश बाय कहाँ करें? यानी कि इन्होंने एक बार जो प्रॉफिट बुक कर लिया ना, दोबारा चाहते हैं कि 75% तो होल्ड करेंगे ही, वो जो बेचा है उसका भी पैसा अगर बचा है जो नीचे मिलता है तो ये और भी ऐड करने के लिए तैयार हैं। तो सर क्या जी सही सोच रहे हैं अगर लंबी अवधि का व्यू है इनका? नहीं, सही सोचे। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पे है अभी, और ऑपरेशन वाइज भी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें तो आई थिंक कल कल नंबर शायद आया था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स वी नो द कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ही है, आयशा मोटर है लेकिन इतना दबदबा नहीं है। और यहाँ से जिस तरह से इंडिया का कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कुछ 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स और रिप्लेसमेंट डिमांड भी आती है, तो कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स विल डू वेल। और ये टाटा मोटर ने अच्छा किया कि ये दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, तो एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल तो चलने लगा, पैसेंजर व्हीकल की तो अभी बैंड बजी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है ये उनको आई थिंक यहाँ से 10% अगर नीचे आता है ना तो लेना चालू कर दीजिए। ज्यादा मुझे ये यहाँ से ज्यादा ऊपर दिख रहा है, और ये अच्छा खासा आपको मुझे लग रहा है 20-25% से आराम से ये ग्रो कर सकता है कुछ साल के लिए, क्योंकि डिमांड उतनी है। और कमर्शियल व्हीकल में आई थिंक दे आर वेरी मच वेल प्लेस, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी जो इनके है काफी स्टेट ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं बसेस के, वो भी एक अच्छा, उनको ऑर्डर्स बुक भी अच्छा है, तो यस इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, ओके। वीएलए मैम जरा JSW एनर्जी के चार्ट्स देखिए। मैं शंकर सिंह जी का सवाल पढ़ देता हूँ, ये टेक्निकल बेसिस पे सवाल आया है, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए इनके सवाल से ऐसा लग रहा है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका, कह रहे हैं कि मैंने JSW एनर्जी 502 रुपये पर ले रखे हैं, 400 शेयर हैं। अब ये 400 कैसे बने हैं? 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कर रखा है, कैसे हुआ है? पहले तो कह रहे हैं कि क्या इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ है, ये बताइए। एक साल में कुछ दिया नहीं इसने, कह रहे हैं कि 50,000 से एवरेज करते हुए मैं 2 लाख रुपए पर पहुंच गया हूं इसमें। तो कहाँ पहले 50,000 डाले, फिर करते करते ये 2 लाख रुपए पर पहुंच गया। आई थिंक 100 शेयर लिए होंगे और 100 शेयर करते करते ये 400 शेयरों पर पहुंच गए हैं। तो पहले तो मैम इनको ये बताइए कि क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ है, और फिर ये 502 वाला जो प्राइस अब तो इनका लेवल है ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहाँ तक जा सकता है ये? ठीक है, कुछ खास नहीं तो 2 रुपए डिविडेंड तो दिया है स्टॉक ने आपको। वेल ठीक है, देखिए फिलहाल के लिए आपने स्ट्रेट, पहली बात तो आपने, सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आपने एवरेजिंग ऐसे सड़े गले प्याज में, आलू में नहीं किया, जो एक आपने एक अच्छे एक एसेट में एक अच्छे, मैं सड़े गले आलू प्याज में इसलिए बोलूं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि कितना ना ना, मुश्किल होता मतलब है उसको डिस्कार्ड करना भी। पहली बार आपने ये शब्दावली का यूज किया है, सड़े गले प्याज। मतलब कौन से शेयर हैं ऐसे जो आपके दिमाग में है, सड़े गले प्याज की आप बात कर रही हैं? नहीं नहीं, वो फिर में कभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बट आज अच्छा। के लिए आपने एक बहुत ही एसेट क्वालिटी जिस कंपनी की ठीक ठाक है, जिसका एक सनराइजिंग इंडस्ट्री में आपने पैसा लगाया, एग्जैक्टली। बड़े ब्रांड पर आपने पैसा लगाया, इसलिए आप बचे हैं। अगर अगर यही चीज एवरेजिंग आप किसी और जगह पे करते तो शायद आप ये सवाल पूछ भी नहीं पाते, मार्केट से शायद आउट होते। दैट्स अ वेरी हार्ड रियलिटी। सो एवरेजिंग करनी भी है, प्लीज एवरीबॉडी मेक अ थंब रूल। अगर आप एवरेजिंग कर भी रहे हो, बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्यों कर रहे हो, सिर्फ टेक्निकल है या फंडामेंटल बेस पर आप एवरेजिंग कर रहे हो। बिकॉज अगर आपका टेक्निकल एवरेजिंग आप कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट होना चाहिए। फंडामेंटल्स आपको समय के साथ एग्जिट दे देगा, बट टेक्निकल्स किसी को माफ नहीं करता। वेल, बात अभी JSW एनर्जी की कर रहे हैं कि इसमें अगले 1 साल का व्यू मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर अभी चला नहीं है। हमने PSU देख लिए, हमने अलग अलग सेक्टर्स देख लिए, हमने NBFCs को देखा काम करते हुए, ऑटो चला, और अभी फार्मास्यूटिकल भी ठीक ठाक ही चला। लेकिन एनर्जी को देखो, पिछले 1 साल के हिसाब से बहुत ही नील काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दी है। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपको एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर्स पर फोकस्ड रहना चाहिए। नाउ JSW एनर्जी अभी 503 के आसपास पे है। आप इसमें 1 साल का एक पहला टारगेट 600 रुपए का एक्सपेक्ट करिए, विच इज लाइकली, मतलब अगर देखिए तो लगभग 20% एक अपसाइड का टारगेट वो है। इसके बाद भी
ट्राई टू होल्ड इट। अगर आप इसको ये टारगेट अगर आपको जल्दी मिल जाए यानी कुछ महीनों में मिल जाए तो भी होल्ड करिएगा और ट्रेलिंग का यूज करिए। 560 रुपए का ट्रेलिंग मेंटेन करके आप इसमें आराम से 680 के भाव को भी ट्रेड कर चेज कर सकते हैं। सो यू आर लकी कि आपके पास JSW एनर्जी तक कोई खराब स्टॉक नहीं था। अभी फिलहाल आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। अभी इसमें स्टॉप लॉस अगर आपको लग रहा है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं तो स्टॉप लॉस फिर भी जो भी है स्टॉप लॉस ध्यान में रहना चाहिए विच इज 460, बट अभी होल्ड करने की ही सलाह है। इनफैक्ट किसी को फ्रेश बाइंग भी करना है तो सेम स्टॉप लॉस एंड सेम टारगेट्स एंड सेम दायरे के लिए आप इसको देख सकते हैं। चलिए लास्ट लाइन आपकी ना मुझे बहुत बढ़िया लगी। क्यों लगी? क्योंकि मेरे को एक सवाल कम पूछना पड़ा आपसे। मैं फ्रेश बाइंग के बारे में पूछने ही वाला था, वो भी आपने एड्रेस कर दिया। तपन सर एक बार वॉलचंद नगर को समझने लगी हूँ आपको। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मैम। नए साल में कुछ तो मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तपन सर एक बार वॉलचंद नगर देखिए हैं। जी प्लीज बताइए क्या कहनी है। जहां जहां पर लगेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज है मैं अपफ्रंट मैं वहां पर बताऊंगी, और अगर थोड़ा सा 3-4 मिनट का समय रहे तो भी बताइएगा, क्योंकि कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छे टर्न अराउंड हो सकते हैं पूरे साल भर के हिसाब से, या फिर कम समय लगेगा लेकिन अच्छी पोटेंशियल है। बस मैं एक सवाल लेके ना तपन सर से एक सवाल लेके फिर मैं आपके पास आता हूं। तपन सर आपके पास भी अगर कोई आइडियाज हो 2026 के तो आप शेयर कीजिएगा। रोहित तिवारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास वॉलचंद नगर है 206 रुपए के प्राइस पर और पूना वाला फिनकॉप भी है 488 के प्राइस पर। सर इनके पास 6 महीने का समय है, ये आपसे टारगेट पूछ रहे हैं। स्टॉप लॉस फिर मैं मैम से पूछ लूंगा। देखिए पुणे वाला फिनकॉर्प बहुत ही अच्छे पोजीशन में अभी, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल कंपनी जो नेक्सिल मिलर उनका अगर आप देखो तो माइक्रो फाइनेंस का काफ़ी बड़ा इशू था, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया है। और यहाँ से लग रहा है कि जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट का कंट्रोल है और जिस तरह से उनका लोन बुक ग्रो हो रहा है, आई थिंक थिंग्स में बी बेटर। बट लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूँ तो ऑफ कोर्स पहले के समय में थोड़ा ऑन अ हायर साइड है, तो यहाँ आप प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से अभी अराउंड 484 के आसपास है, तो मेरे को लग रहा है कि ये 10-15% 6 महीने में दे सकता है। और ये स्टॉक अच्छा है, ये होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा समय भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वालचंद नगर की मैं बात करूँ तो वालचंद नगर में अगर देखें तो ओवरऑल थोड़ा अगर नीचे आया है स्टॉक, और फंडामेंटली काफ़ी हद तक अभी भी इश्यूज है इसमें जो सॉल्व नहीं हुए। मेरे हिसाब से आई थिंक इसको इग्नोर करो तो ही बेटर है, इसमें निवेश ना करें। अगर निवेश करना है तो आई थिंक पुणे वाला इज अ बेटर फॉर अ लॉन्ग टर्म। नहीं तो ये वॉलचंद नगर आई थिंक इन्होंने डिफेंस का सोच के लिया होगा सर, तो कोई और डिफेंस का नाम जो आपके जहन में है 2026 के लिए, कोई और पिक जिसमें ये आई थिंक स्टेडी ग्रोथ के लिए, हाँ स्टेडी ग्रोथ के लिए आई थिंक BLA के है जो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो इस लेवल पे, ये वो अच्छा स्टेडी रिटर्न आपको दे देगा यहाँ से। परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको डिफेंस पे रहना ही है तो वॉलचंद नगर की बजाय BEL एक अच्छा नाम हो सकता है, जहाँ पे आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। पुणे वाला फिनकॉप अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा वेले मैम आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं 2026 के लिए, या इनमें से भी कोई ऐसा स्टॉक जो आपकी नज़र में है? देखिए वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज को तपन जी ने मना किया है, लेकिन जिस तरह से न्यूज रिएक्टर्स न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री को लेकर के आई थी और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस उस पर बढ़ रहा है, सो टू मी आई मीन आई डोंट वांट टू साउंड कॉन्ट्रा, बट टू मी इट इज अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, वो जब वो न्यूक्लियर पावर वाला बिल पास हुआ था ना न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उस समय काफी अच्छा एक्टिवली चला था ये। यस शांति तो न्यूज की वजह से चल गया, बट उसके बाद क्या, तो न्यूज वो थोड़े समय का तो वो मूवमेंट नहीं है, राइट? उसमें ये तो एक फंडामेंटल एक नई इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने जैसा एक ये है। सो उसमें लिमिटेड कंपनीज हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी को देखें तो शायद ये आपको एक अच्छा खासा टर्न अराउंड एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट आपके लिए क्रिएट कर सकता है। 150 वाला 200 हो चुका है ऑलरेडी। यस एंड आई रिकमेंडेड दिस at the lower price, मतलब 155 पर I had recommended this stock, and जो टारगेट दिए थे वो भी थैंक गॉड कि वो 200 का टारगेट था एंड गॉट हिट। बट जो आउटलुक है वही मैं बोलती हूँ कि अगर कम समय में दिया हुआ टारगेट आपका हिट हो रहा है तो वो अच्छी बात है, उसका मतलब ये। लेकिन हर इस देखिए जो आपका लेंस है ना, आपको एप्पल टू एप्पल देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में कौन सी थ्योरी आपकी चलेगी, कौन से स्टॉक में क्या रीजन से आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो। सो दीज थिंग्स मैटर्स। और ये जो शांति बिल का जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा।
एंड ठीक इस है। चीज को देखते हुए अभी आपको 192 के आसपास ही मिल रहा है। ट्राई टू बाय इट विद इन द रेंज ऑफ 170 से 190। ये रेंज 20 रुपए की है, लेकिन धीरे धीरे बाय करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। 170 पर आए तो थोड़ा सा और बाय कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि लॉस रिस्क जो है वहां पर आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस होगी और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले इसमें लगभग 155, जो कि इसका रिसेंट सपोर्ट है। एंड अगेंस्ट दैट 240 इज द न्यू टारगेट, जो हम यहाँ पर फ्रेश एंट्री के तौर पर देख सकते हैं। एंड आराम से मैं इसको 300 जाते हुए देख पा रही हूँ। सो दैट्स माय व्यू। अगर किसी को कंसीडर करना है, बॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी आया डिस्कशन में और मुझे लग रहा था कि ये मतलब लोग इसको मिस ना करें, तो मुझे इसलिए बोलना पड़ा। ठीक है। दूसरा स्टॉक जो, जी, इफ टाइम बत, अलाउस, दूसरा स्टॉक जो है वो रैमको सीमेंट है, जो कि अभी 1060 के आसपास में है। तो अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आराम से रैमको सीमेंट में स्विंग ट्रेड के थ्रू कम से कम 1100 का एक पहला टारगेट हमको मिल सकता है। और अगर शॉर्ट ठीक है। टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं लेस देन 1 ईयर, देन इट मे गो बियॉन्ड 1200। बोथ द ओके। केसेस, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, तो भी आपको जो इसमें टारगेट स्टॉप लॉस है वो बहुत डिफाइंड है, दैट इज 990। तो एक शॉर्ट टर्म व्यू भी लेकर चलेंगे तो भी आपको इसमें टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप एक अच्छा इसमें नजरिया दें तो आप थोड़ा सा बड़ा 1200 के ऊपर भी इसको जाते हुए देख पाएंगे। एक स्टॉक जो मेरी नजर में है, मैं ज्यादा स्टॉक लिस्ट तो और है, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू रैप अप हियर। एक है अमर राजा एनर्जी। अगर हम देखें तो अभी 920 के 23 के आसपास में है, एक्सट्रीमली एट सपोर्ट। आप यहां से अगर इसको बाय करने की कोशिश करेंगे तो जो, अब ये क्यों चुना है, क्योंकि ईवी, ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मैंने ऑलरेडी बात भी की है कि ईवी के नंबर्स अच्छे आए तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं किए ईवी सेक्टर्स पे जो आएंगे नंबर, यूनिट्स बिक रहे हैं, तो कौन चलेंगे, प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट कहां पर होगी इस तरह के स्टॉक्स में। सो वो चीज को देख करके अगर आप समझे तो अभी 923 पर है, महंगा नहीं है। यहाँ से कम 1000 रुपए और दूसरा टारगेट लगभग 1200, सीधा जंप 20% का दूसरे टारगेट पर दिखता है। नजरिया 6 महीने का रखिए, जल्दी हो जाए तो निकल जाइएगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ध्यान से सुनेंगे, 840 रुपए का स्टॉप लॉस है। एवरेजिंग अगर आपको करनी पड़ जाए, चांसेस अगर इसमें ड्यू टू एनी रीजन अगर आता है, रिजल्ट वगैरह एनीथिंग, तो भी आप इसमें 880 की एक प्रोविजनिंग रखिएगा कि अगर 880 पर आए तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 4840। तो ये एक व्यू है जो हमारा राजा एनर्जी में भी अच्छा खासा एक अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। एंड मतलब दो। वाइल हाँ वी हाँ, वर, और भी कोई है? जी, हाँ हाँ, और भी कोई है? नहीं, 3 बहुत है, फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों की कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि तो एक्चुअली टू ये बी ऑनेस्ट इतना पैसा होता नहीं है। तो ये 2026 के ही आपके हिसाब से आपने बताया ना, ये 2026 के कुछ स्टार परफॉर्मर्स या फिर एक्टिव स्टॉक्स हो सकते हैं? ये तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया है संदीप जी, मतलब इसमें स्विंग ट्रेड करिए और छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब और साल भर वॉलचंद रुकेंगे नगर? तो फिर शायद उतना अच्छा आप पूरे ठीक है, साल भर रख वॉलचंद सकते हैं। नगर में आपने 240-300 रुपए तक के टारगेट दिए, उसका स्टॉप लॉस एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। जी, एक सेकंड, मैंने उसको हटा दिया था। तपन सर इस बीच एक दो नाम आप भी तैयार कर लीजिए 2026 के लिए जो आपके जहन में है, मैं बस आ रहा हूं आपके पास। प्लीज मैम बताइए स्टॉप लॉस। 150, 155, 150 का। 150, बस इससे ज्यादा नीचे की जरूरत नहीं है। एंड वाइल वी वर डिस्कसिंग इट, निफ्टी का 270, 26,270 हो गया। अब किसी को फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना था, मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट टारगेट का वेट करो, तो वो हो गया है। होप कि आपने बुक कर लिया होगा, इफ यस तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैंने उस समय ना, मैं भी बता दूं, मैंने उस समय आपको बैंक निफ्टी के लिए कन्विंस किया था पहले टारगेट के लिए। निफ्टी के लिए आपने कहा था रुकने के लिए, तो निफ्टी का भी पहला टारगेट आ गया, तो बढ़िया है। बाजार मूड अच्छे मूड में है वीकेंड से पहले, तो उसको आप भी एंजॉय कीजिए। पहले टारगेट आपके भी आ गए हैं 26,270 के भी और 60,000 के बैंक निफ्टी के भी। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और स्विंग ट्रेड के लिए आपको 3 स्टॉक्स और मिल गए जो आपको नीचे स्क्रीन पर चलते हुए मिल जाएंगे। 2026 के लिए भी एक सितारा, एक जेम, तपन सर आपकी ओर से भी हो जाए। यहाँ मुझे एक सेक्टर जो अभी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है वो है ईएमएस सेक्टर। ईएमएस सेक्टर में आपने हमने तो देख लिया है बहुत स्टॉक गिर गए, तो इसमें क्योंकि मुझे लगा है कि जो गिरे हैं वो काफी हद तक वैल्यूएशन डी रेटिंग के वजह से हो रहे हैं, लेकिन काफी हद तक चीजें संभल रही है। आई थिंक एक दो क्वार्टर में काफी सारे स्टॉक्स के ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे। उसमें आई थिंक इफ यू वांट टू पिक डिक्सन एक बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है, डिमांड अभी भी है, आगे जाके रहेगी।
थोड़े इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा सिरमा एक है और वो एक देख सकते हो, केन्स ले सकते हो, लेकिन केन्स में एक आध क्वार्टर में इस बार सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लेना, क्या उन्होंने रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन के प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है, अदरवाइज वहां भी आप 30-40% का रेवेन्यू जंप होंगे। तो ये 3 स्टॉक आई थिंक आप रखोगे, ये काउंटर बेट, ये अच्छा वापिस बाउंस बैक अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्टिल इंटेक्ट, ओनली द वैल्यूएशन कंफर्ट वाज नॉट दैट, जो अभी धीरे धीरे आ रहा है। सो दैट वो पिक रहेगा अगर आप लिमिटेड में अगर सेक्टर की मैं बात करूँ तो। मतलब आप पूरा ईएमएस स्पेस को लेकर बुलिश हैं, जिस तरह का करेक्शन हुआ है डिक्सन टेक, सिरमा और केन्स टेक्नोलॉजीज में, दिस इज वर्थ एंटरिंग, मतलब इन लेवल्स पे सर अगर पूरे साल का अगर कोई व्यू लेके चलता है तो कितना 15 से 20% एटलीस्ट आराम से, उतना तो आराम से होगा। और अगर ये सॉर्ट आउट हो गया तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है ये, क्योंकि ये रहेगा ईएमएस सेक्टर में हम लोग बहुत ही छोटे हैं, अभी बहुत बड़े बन सकते हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो ये सब बड़े प्लेयर्स है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरा एक स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो भी ध्यान में रखिए, उसकी भी 2000 करोड़ की इन्वेंट्री थी, जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आई थिंक एक आध क्वार्टर में हो जाएगी, तो वो भी एक अच्छा खासा गिर चुका है, वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लंबा रखोगे आई थिंक ये पैसे बना के देंगे अच्छे। 50%? 50% तो नहीं बोलूंगा, वो ज्यादा मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। नहीं सर, 2-3 साल के लिए बोल आराम से, 2-3 साल के लिए बोल हाँ उतना तो हो ही जाएगा, 50% तक 100%, उतना तो हो सकता है आराम से। मैंने 50 ही बोला था, आप 100% कह रहे हैं सर। 100% 50% हो सकता है, 50% का 100% बोल रहे हैं। जस्ट जोकिंग सर, लाइटर नोट, थोड़ा सा ऐसे ही बस हल्का फुल्का। मैं समझ गया आपकी बात सर, 2-3 साल में आप 50% की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तपन सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर सर बातचीत हुई है उनमें कोई भी डिस्क्लेमर सर? ये जो स्टॉक्स की बात है मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में और हमारे स्मॉल केसेस में शायद मेंशन किए और हमारे क्लाइंट्स के पास शायद हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को, आपका जो एक्सटेंडेड परिवार है, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, तो थैंक यू फॉर डिक्सन टेक हुआ, सिरमा हुआ, केन्स टेक्नोलॉजीज हुआ, पीजीईएल हुआ, इनमें लंबा निवेश करिए, इसमें 50% तक के गेंस भी आपको मिल सकते हैं, ये हमें तपन सर बता रहे हैं। विले मैम कह रही हैं कि वॉलचंद नगर, रैमको सीमेंट और अमर राजा, इसमें आप खरीदारी कीजिए, यहाँ पे बड़ा पैसा आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। मैम, ये जो स्टॉक्स आपने बताए हैं और जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए, जो दर्शकों के सवाल आपने एड्रेस किए हैं, उनमें कोई भी डिस्क्लेमर? यस, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे हैं संदीप जी जो हमारे मेंबर्स के पास ओपन पोजीशंस या फिर ऐसी रिकमेंडेशन के तौर पर है जहां पर हमने एक्सटेंडेड टारगेट दिए हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियोज के हिसाब से भी रिकमेंड किए गए हों। सो दिस इज देयर, क्योंकि स्टॉक मार्केट टुडे एंजल रिसर्च एकेडमी में ये सर्विसेज हैं। सो मेंबर्स के पास ओपन पोजीशन स्टॉक्स शफलिंग हो सकती है, मतलब जो स्टॉक्स में जो आउटलुक दिया उनके पास में इट पॉसिबल कि वहां पर भी हो। नाउ एज फार एज माय पोर्टफोलियो कंसर्न, कोई एक ऐसे स्टॉक का नाम नहीं आया जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज मैं करंटली होल्ड कर रही हूँ। बाकी स्टॉक्स बहुत सारे डिस्कस हुए हैं, सो वो डिस्क्लोजर है। एंड रेस्ट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क। पैसा लगाते समय अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए, और जब भी वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर अचीव हो जाए, उसको तवज्जो दीजिए, उसको रेस्पेक्ट करिए, ताकि आप जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नाउ मैं जाते जाते ओला इलेक्ट्रिक पर एक व्यू जरूर देना चाहती हूँ। पिछले सेशन में किसी का कमेंट आया था, आपके सवाल आया था कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें। तो क्योंकि मेरी बाइंग जो मैंने रेकमेंड की थी वो 34 पर किया था एंड 41 टारगेट था, और जैसे ही वो 33 आया उनका सवाल आया था कि अब क्या करें। सो दैट टाइम आल्सो आई आस्क्ड कि अभी इसमें ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस, और जो एवरेजिंग सजेस्ट की गई वो 27 की है, तो फिलहाल होल्ड करिए। एंड टुडे ओला इलेक्ट्रिक इज 40 पर ट्रेड कर रहा है। लाइकली है कि आज इंट्राडे में, लेट मी चेक इसका सर्किट लेवल क्या है, लाइकली है कि इंट्राडे में 41 आज ट्रिगर्ड कर दे। तो आप अगर चाहें, लगभग 15 से 18% का प्रॉफिट आपको हो रहा होगा उस समय पर 41 के टारगेट पर, चाहे तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ही उस नेचर का है कि आपको इसमें प्रॉफिट भुनाते हुए चलें तो ज्यादा बेटर है। हाउएवर, इफ यू वांट टू कंसीडर 50% प्रॉफिट को बुक करके बाकी को होल्ड कर दीजिए 34 पर, ताकि आपका एक अच्छा खासा 9% का प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, लगभग 10% का प्रॉफिट आपका लॉक हो जाएगा, और बाकी आपकी जो डिप्लॉयड कैपिटल वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये अप्रोच ओला इलेक्ट्रिक में आप आगे कंटिन्यू करिए, जितने भी लोगों ने ओला को कंसिडर किया था हमारे कहने से।
दैट्स मैं ऑल। खुश हो रहा था कि मुझे आपकी ना बात याद रहने लगी है। आपने कहा था कि जिसने मेरे को सुना होगा 32-33 पर, उसने 27 भी सुना होगा। हमें फालतू में डरा देती है, इतना बढ़िया पैसा बना इसमें 40 रुपए का। जिसने वो सुन लिया होगा ना 27 रुपये, शायद कहीं रुक गए होंगे डर के, मुझे लगता है। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, आप सीरियस होगी मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए पैसा लगाते समय अगर हमको पता रहे ना कि आगे क्या करना है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज को क्लैरिटी से समझाती हूँ कि कहाँ पर आपको एवरेजिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर तकलीफ होती है। अचानक से पैसा कहाँ से लाएंगे अगर जरूरत पड़ गई तो। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं उतना एक्सप्लेन कर पाती अभी हूँ। जैसे आपने वेल, अमर राजा के लिए भी कहा कि 923 पे लीजिए, लेकिन 880 की भी तैयारी रखिए, वहां तक भी ये गिर सकता है। अभी जो आपने 3 स्टॉक्स बताए थे। फेयर इनफ मैम, बहुत यस, शुक्रिया आपका। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को ढेरों शुभकामनाएं नववर्ष की। बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। और मनी 9 के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी आऊंगी कुछ अच्छा आप लोगों के लिए, एक अच्छी रिकमेंडेशंस, और आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल रिकमेंडेशंस में शेयर कर सकूं। हाउएवर, रिस्क को समझते हुए काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। 2025 में आपने जो बताया हुआ है ना, 2026 में प्रॉफिटेबल हो गया। ओला एक एग्जांपल हमारे सामने आ ही गया, तो आपने जो बोला है वो करके दिखाया भी है। चलिए, इसी नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ हम ओपनिंग बस को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।